सीक्रेट बिलियनियर एपिसोड 21। अभिमान के खिलाफ प्रकाश ने गवाही दे दी है, जिसकी वजह से अब अभिमान को पुलिस से छुपना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु के दादाजी उससे मिलने के लिए दिल्ली आ रहे हैं, लेकिन अभिमन्यु को इस बात की जरा भी खुशी नहीं है, बल्कि ये खबर सुनकर तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया है। अभिमन्यु अपने ऑफिस में बैठा हुआ कुछ सोच रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर अचानक से दादाजी उससे मिलने के लिए क्यों आ रहे हैं। अभिमन्यु ने अपने मैनेजर रोहित को कॉल किया और उसे मालूम करने की कोशिश की। अभिमन्यु ने पूछा, तुम्हें इस बारे में कुछ पता है तो मुझे बता दो। रोहित ने जवाब दिया, नहीं, दादाजी ने इस बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। अभिमन्यु इस बारे में सोचता रहा, लेकिन उसकी परेशानी कम नहीं हुई। अभिमान जो पुलिस से छुपता छुपाता फिर रहा है, उसे अब प्रकाश की तलाश है। देर रात वो चोरी छुपे रोनिता के घर में दाखिल हो गया। पहले तो रोनिता उसे पहचान नहीं पाई और उसकी परछाई देखकर डर गई, लेकिन फिर बाद में अभिमान ने उसे समझाया तो उसने अभिमान को पहचान लिया। रोनिता ने अभिमान से पूछा, क्या प्रकाश का कुछ पता चला? अभिमान ने जवाब दिया, नहीं, प्रकाश अब भी मेरे चुंगल से बाहर है, लेकिन एक बार हाथ लगने दो तुम उसे, फिर बताता हूं मैं। अभिमान के लिए रोनिता ने डिनर तैयार किया। रोनिता ने अभिमान के साथ डिनर किया और फिर वो अपने कमरे में चली गई। वहीं अभिमान हॉल में ही बैठा हुआ कुछ सोचने लगा। अगली सुबह सवेरे बिना रोनिता को कुछ बताए अभिमान चोरी छुपे उसके घर से निकल गया। भल्ला मेंशन में दादी माँ अपनी फैमिली बिजनेस को लेकर बहुत परेशान दिखाई दे रही हैं। दादी माँ अपनी ड्राइंग रूम में बैठी हुई कुछ सोच रही है, तभी उनका फोन बजता है। दादी माँ ने फोन उठाया और कहा, हेलो, कौन? दूसरी तरफ से आवाज आई, नमस्ते भाभी जी, पहचाना आपने? दादी माँ कुछ भी समझ नहीं पाई। वो आगे कुछ कहती इससे पहले ही सामने वाले शख्स ने कहा, आपको तो मेरी शक्ल भी याद नहीं होगी, हम शायद एक या दो बार ही मिले होंगे। जब रणजीत जिंदा था तो आपके बारे में बहुत बातें किया करता था, मैं उसका दोस्त बात कर रहा हूँ। अरे, मैं अपना इंट्रो तो कराना भूल ही गया, मैं रुद्र सिंघानिया बात कर रहा हूँ, सिंघानिया ग्रुप का मालिक। मैं दिल्ली आ रहा हूँ और आपसे एक छोटी सी मुलाकात करना चाहता हूँ। दादाजी के जिस दोस्त के बारे में दादी माँ ने कल राजीव को बताया था, वही सिंघानिया ग्रुप के मालिक हैं, यानी अभिमन्यु के दादाजी। दादी माँ ने जब ये खबर सुनी तो उनके उदास चेहरे पर अचानक से खुशी की लहर दौड़ पड़ी और उन्होंने कहा, भाई साहब, ये तो मेरा सौभाग्य है जो आपको अपने मरे हुए दोस्त की विधवा बीवी अभी तक याद है। रणजीत आपके बारे में बहुत बताया करते थे, मैं भी आपसे मिलने के लिए कब से बेकरार थी। इतना कहकर दोनों तरफ से फोन कट गया। दादी माँ ने फौरन ही शैली को आवाज लगाई। शैली अपने कमरे में से निकली और ड्राइंग रूम में बैठी दादी माँ के सामने आकर बोली, क्या हुआ दादी माँ? दादी माँ ने कहा, सिंघानिया ग्रुप के मालिक मिस्टर रुद्र सिंघानिया, उन्होंने कॉल किया था, वो कल दिल्ली आ रहे हैं और वो तुम्हारे दादाजी के बहुत पुराने दोस्त भी हैं। शैली, मैं चाहती हूँ कि उनके साथ हम एक अच्छी डील क्रैक करें ताकि हमारी डूबती हुई कंपनी को बचाया जा सके, और ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें देती हूँ। ध्यान रखना, कोई भी चूक, कोई भी भूल नहीं होनी चाहिए। इतना सुनकर शैली ने कहा, वो सब तो ठीक है दादी माँ, लेकिन शैली आगे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन फिर दादी माँ ने उसे घूरती हुई नजरों से देखा और कहा, लेकिन वेकिन सब कुछ भूल जाओ। भल्ला फैमिली के बिजनेस की कमान अपने हाथों में लेने से पहले तुम्हें खुद को साबित करना होगा, और ये एक अच्छा मौका है। शैली ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से चली गई। दादी माँ और शैली की बातें राजीव और माही ने सुन ली। शैली को कंपनी की बागडोर देने की बात दादी माँ के मुंह से सुनकर राजीव को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में अपने कमरे में चला गया। माही भी उसी के पीछे पीछे कमरे में चली गई।
दिल्ली एयरपोर्ट पर अभिमन्यु अपने दादाजी को रिसीव करने के लिए आ पहुंचा। दादाजी यानी रुद्र सिंघानिया अपने एक लौते पोते से मिले, लेकिन उन्होंने अभिमन्यु को गले से नहीं लगाया। अभिमन्यु ने उनके पैर छुए और दोनों एक लेविश BMW में बैठकर सिंघानिया विला चले गए। सिंघानिया विला पहुंचकर अभिमन्यु के दादाजी ने उससे पूछा, तो कैसा चल रहा है कारोबार? अभिमन्यु ने जवाब दिया, दद्दू सब कंट्रोल में है और हमने कुछ अच्छी डील्स भी क्रैक की हैं। दादाजी अभिमन्यु की तरफ बढ़े और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर यकीन है। पिछले 3 सालों में तुमने बहुत कुछ जो हासिल कर लिया है। अभिमन्यु ने घबराते हुए दादाजी की तरफ देखकर हल्की सी स्माइल दी। अभिमन्यु के दादाजी ने उसे शाम को एक ग्रैंड पार्टी रखने के लिए कहा और दिल्ली के सभी बड़े बड़े बिजनेसमैन्स को इनविटेशन देने के लिए कहा। दादाजी ने शैली और भल्ला फैमिली को स्पेशल इनविटेशन देने की बात भी कही। शैली का नाम सुनकर अभिमन्यु के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। अभिमन्यु शाम की पार्टी की तैयारियां करने में लग गया। अभिमन्यु ने मिस रोजी को कॉल किया और शाम की पार्टी के बारे में सब कुछ बता दिया। मिस रोजी ने रोनिता को कॉल करके बताया कि अभिमन्यु के दादाजी आए हुए हैं और उन्होंने शाम को एक ग्रैंड पार्टी रखी है जिसमें शैली को स्पेशल इनविटेशन दिया गया है। रोनिता ने अभिमान को कॉल करके सारी बातें बता दी। अभिमान दादाजी के आने की खबर सुनकर चहक उठा और शोर मचाते हुए कहा, थैंक गॉड रोनिता, दादाजी आ गए हैं। अब कोई टेंशन नहीं रही। अब प्रकाश को भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। अभिमान को इतना ज्यादा खुश होता देखकर रोनिता ने पूछा, क्या बात है अभिमान? इतने दिनों बाद तुम इस तरह से खुलकर हंस रहे हो? अभिमान ने खुश होते हुए जवाब दिया, रोनिता मैं तुम्हें बता नहीं सकता आज मैं कितना खुश हूं। दादाजी के आने के बाद जैसे मानो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। रोनिता ने अभिमान की बात को बीच में ही रोकते हुए कहा, अभिमन्यु के दादाजी के आने से तुम इतना क्यों खुश हो? अभिमान ने जवाब दिया, अरे कैसी बातें कर रही हो रोनिता? दादाजी मेरे दादाजी हैं। मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूं, मैं सिंघानिया ग्रुप का असली वारिस हूं और वो मेरे दादाजी हैं। मुझे पूरा यकीन है वो मुझसे मिलने के लिए ही आए हैं। रोनिता को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो अभिमान की खुशी में खुश होने लगी। अभिमान ने रोनिता से कहा कि वो दादाजी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ले ले और एक ऐसा वक्त सिलेक्ट करे जब वो अभिमन्यु घर पर ना हो। रोनिता ने मिस रोजी को कॉल किया और उससे कहा कि जब अभिमन्यु घर पर ना हो तो मिस्टर सीनियर सिंघानिया के साथ उनकी मीटिंग की अपॉइंटमेंट फिक्स कर दे। मिस रोजी ने शाम का वक्त रोनिता के नाम कर दिया। अभिमान छुपता छुपाता फिर से रोनिता के घर जा पहुंचा। उससे अपॉइंटमेंट वाली बात को लेकर अपडेट ली, जिसके जवाब में रोनिता ने कहा कि मिस रोजी ने शाम 5 बजे का वक्त दिया है और पार्टी 7 बजे शुरू होगी। अभिमान अब बेसब्री से शाम के 5 बजने का इंतजार करने लगा। अभिमान सोचने लगा कि कितनी दुख की बात है कि अपने ही दादाजी से मिलने के लिए उसे अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत पड़ रही थी। थोड़ी देर बाद अभिमान को एक कॉल आया। अभिमान ने फोन उठाकर कहा, हेलो, कौन? अभिमान को फोन की दूसरी तरफ से जवाब मिला, मुझे पता है तुम मुझे ढूंढ रहे हो। मैं आज शाम तुम्हें पुराने किले के पीछे ही मिलूंगा, ठीक 5 बजे पहुंच जाना। इतना कहकर उस शख्स ने कॉल काट दिया। अभिमान को प्रकाश ने कॉल किया था। अभिमान ने रोनिता से कहा कि वो प्रकाश से मिल आए और सीधा दादाजी के पास उसे लेकर चली आए। शाम को अभिमान दादाजी से मिलने सिंघानिया मेंशन जा पहुंचा और रोनिता भी प्रकाश से मिलने के लिए अपने घर से निकल पड़ी। सिंघानिया ग्रुप के बाहर
अभिमान को गार्ड ने रोक दिया। अभिमान ने अपने चेहरे को मास्क से ढका हुआ है ताकि कोई उसे पहचान न सके। उसने दादाजी से मिलने के लिए लिया गया अपना अपॉइंटमेंट लेटर दिखाया और गार्ड ने उसे अंदर जाने दिया। सिंघानिया मेंशन में घुसते ही उसे वो दिन याद आ गया जब वो पहली बार इस मेंशन में आया था सीईओ बनने के बाद। अभिमान पूरे मेंशन को ध्यान से देख रहा है और उस मेंशन की एक एक याद को ताजा कर रहा है। तभी सीढ़ियों की तरफ से एक आवाज आई, कौन हो जेंटलमैन? दादाजी की आवाज सुनकर अभिमान पीछे मुड़ा तो देखा दादाजी सीढ़ियों से उतरते हुए आ रहे हैं। दादाजी को देखकर अभिमान से रहा ना गया और भागकर उनके गले से लिपट गया और एक मासूम से बच्चे की तरह रोने लगा। अभिमान ने अपना मास्क हटाया और दादाजी की तरफ देखा, ये सोचकर कि दादाजी उसे पहचानते ही गले से लगा लेंगे। अभिमान ने दादाजी से कहा, दादाजी मैं आपका अभिमान। अच्छा हुआ आप आ गए, यहाँ कोई मुझे नहीं समझता। अब आप ही सबको बताइए कि मैं सिंघानिया ग्रुप का वारिस हूँ। आप मेरे दद्दू हैं, मैं हूँ आपका अभिमान। अभिमान का चेहरा अब साफ साफ दिखाई दे रहा है। अभिमान को उम्मीद थी दादाजी उसे गले से लगा लेंगे, मगर दादाजी अभिमान की तरफ बढ़े और हंसकर कहा, अच्छा मजाक कर लेते हो बरखुरदार। अभिमन्यु ने तुम्हें मुझसे मजाक करने के लिए भेजा है ना? ये अभिमन्यु की आदत भी हमेशा प्रैंक करता रहता है मेरे साथ। अभिमान दादाजी के मुंह से ये सब सुनकर हैरान रह गया। अभिमान ने कहा, दादाजी अभिमन्यु ने ही तो मेरा जीना हराम किया हुआ है। आपका अभिमान और इस कंपनी का इकलौता वारिस मैं हूँ। आप मुझे पहचान क्यों नहीं रहे? उस अभिमन्यु को उसकी औकात दिखाने का वक्त आ गया है दद्दू। उसने हमें धोखा दिया है। अभिमान की बातें सुनकर दादाजी ने कहा, व्हाट नॉनसेंस। तुम जानते हो तुम मेरे पोते के बारे में बात कर रहे हो, सिंघानिया ग्रुप के इकलौते वारिस के बारे में बात कर रहे हो। बरखुरदार, तुम अपने आप यहाँ से जाओगे या गार्ड को बुलाकर धक्के देकर निकालूं? दादाजी के मुंह से ये सब सुनकर अभिमान के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। दादाजी उसकी आखिरी उम्मीद थे, लेकिन उन्हें भी ना जाने क्या हो गया। अब क्या करेगा अभिमान? कैसे करेगा अपनी असलियत साबित? क्या अभिमान एक बार फिर से सिंघानिया ग्रुप का सीईओ बन पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट बिलियनेयर। रोजाना नए नए एपिसोड सुनने के लिए सीरीज एफएम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करें और सुनिए हर रोज रोमांचकारी एपिसोड बिल्कुल फ्री। सीक्रेट बिलियनेयर एपिसोड 22। दादाजी ने अभिमान को घर से बेइज्जत करके निकाल दिया है। अपने ही दादाजी से ऐसा बिहेवियर की उम्मीद अभिमान ने बिल्कुल नहीं की थी। सिंघानिया मेंशन से निकलकर अपनी आंखों में आंसू लिए अभिमान छुपता छुपाता वहां से चला गया। अभिमान सोचने लगा कि शायद अभिमन्यु ने ही दादाजी के साथ कुछ न कुछ किया है, तभी तो वो उसे पहचानने से इनकार कर रहे थे। प्रकाश अभी तक अभिमान की चुंगल से बाहर है। अभिमान प्रकाश को ढूंढने के लिए उसके ठिकाने पर गया और अभिमान के लिए प्रकाश को ढूंढना अब और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। अभिमान उसी चोर बाजार में गया जहां पर एंडी ने प्रकाश को वो शैली के दादाजी की महंगी घड़ी बेची थी। अभिमान थोड़ी दूर आगे बढ़ा ही था कि तभी उससे एक शख्स टकरा गया। उस शख्स ने अभिमान से सॉरी कहा और जब अभिमान ने पीछे मुड़कर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि प्रकाश ही था, जिसने अपने चेहरे को मास्क से ढका हुआ है और एक हुडी भी उसने पहनी हुई है। अभिमान को देखते ही प्रकाश बहुत तेजी से भाग पड़ा। चोर बाजार की तंग गलियों में अभिमान प्रकाश के पीछे पीछे भाग रहा है। प्रकाश जो अभी तक अभिमान की चुंगल से दूर था, अब उसके आगे आगे दौड़ रहा है। बहुत दूर तक प्रकाश का पीछा करने के बाद आखिरकार अभिमान ने प्रकाश को पकड़ ही लिया और उसको जोरदार थप्पड़ रसीद किया। अभिमान ने प्रकाश से कहा, झूठे मक्कार कहीं के, तुमने शैली और पुलिस को क्या बताया है? क्या मैंने अभिमन्यु का किडनैप करने की कोशिश की थी? बोलो, जब हमारी डील हो गई थी और मैं तुम्हें पैसे भी देने के लिए तैयार था,
तो फिर अपनी बात से मुकर क्यों गए? मुझे धोखा क्यों दिया? अभिमान की बातों का जवाब देते हुए प्रकाश ने कहा, मैंने कोई डील नहीं तोड़ी थी। मैं उस रात आपसे मिलने आ ही रहा था कि मुझे अभिमन्यु साहब मिले और फिर अभिमान को प्रकाश ने आगे ऐसा कुछ बताया जिसे सुनकर अभिमान हैरान रह गया। अभिमान ने प्रकाश से कहा, सच बोल रहे हो? ये सारी बातें पुलिस के सामने कह पाओगे? प्रकाश ने जवाब दिया, जी बिल्कुल बिल्कुल साहब, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मैं भी थक गया हूँ इस तरह से चोरों की तरह छुपता छुपाता, जबकि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अब अपन सिर्फ सच बोलेगा, फिर चाहे मेरे को जेल ही क्यों ना हो जाए। प्रकाश की बातें सुनकर अभिमान को अभिमन्यु का सारा खेल भी समझ आ गया, लेकिन वो अब भी दादाजी के बिहेवियर को समझ नहीं पा रहा। अभिमान ने प्रकाश से कहा, ठीक है तो चलो मेरे साथ। अभिमान की बातों का जवाब देते हुए प्रकाश ने कहा, मैं अभी आपके साथ नहीं आ सकता, मुझे फिलहाल एक बहुत जरूरी काम है, लेकिन आप मेरे पे भरोसा करो, मैं शाम को जरूर आपसे मिलूंगा, धोखा नहीं देगा इस बार मैं। अभिमान ने प्रकाश से कहा, ठीक है, आज शाम मैं रोनिता को पुराने किले के पास भेजूंगा, वहां उससे मिलना और उसके साथ सीधा सिंघानिया मेंशन आ जाना, और देखो इस बार अपनी बात से मुकरना मत। अभिमान से बात करने के बाद प्रकाश वहां से चला गया और अभिमान ने रोनिता को फोन करके सारी बातें बता दी। सिंघानिया मेंशन में पार्टी शुरू हो गई। अभिमन्यु ने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ है, दादाजी ने भी अपना पुराना सफारी सूट पहना हुआ है। पार्टी में मेहमानों का आना भी शुरू हो गया। अभिमन्यु की नजरें दरवाजे पर ही लगी हुई है। अभिमन्यु को दरवाजे की तरफ देखते हुए दादाजी ने पूछा, बरखुरदार, किसी के आने का इंतजार कर रहे हो क्या? कोई बहुत खास है क्या? दादाजी की बातें सुनकर अभिमन्यु शर्माकर कहने लगा, अरे नहीं दद्दू, ऐसा कुछ नहीं है। अभिमन्यु को शर्माता हुआ देखकर दादाजी ने कहा, तुम्हारे अंदर शर्म नाम की चीज भी है? वैसे मैं भी तो किसी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, जस्ट वेट एंड वॉच। दादाजी की बातें सुनकर अभिमन्यु के चेहरे की हंसी अचानक से गायब हो गई। तभी शैली, दादी माँ और पूरे भल्ला परिवार के साथ पार्टी में आ गई। शैली ने रेड कलर का स्किन टाइट गाउन पहना हुआ है, जिसमें वो बेहद ही हॉट लग रही है। शैली को देखकर तो अभिमन्यु के होश ही उड़ गए। अभिमन्यु को देखकर माही दौड़ती हुई उसके पास आई और कहने लगी, हेलो मिस्टर सिंघानिया, नाइस टू सी यू। आई एम माही भल्ला। उस दिन तो आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, बट आई मस्ट से यू आर वेरी वेरी हैंडसम एंड चार्मिंग। माही को लगा था कि उसकी चुपड़ी चुपड़ी बातें और उसकी खूबसूरती से अट्रैक्ट होकर अभिमन्यु उसकी तारीफ करेगा, लेकिन अभिमन्यु ने माही की बात का सिर्फ एक हल्के से स्माइल के साथ जवाब दिया और उसे हेलो कहा। माही को अभिमन्यु ने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। माही को इग्नोर होता हुआ देखकर शैली मंद मंद मुस्कुराने लगी। शैली को मुस्कुराता हुआ देखकर अभिमन्यु के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। अभिमन्यु आगे बढ़ा और शैली को डांस के लिए पूछा। शैली ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन फिर दादी माँ ने शैली को इंसिस्ट किया तो शैली ने अभिमन्यु के हाथ पर अपना हाथ रख दिया और दोनों ने डांस करना शुरू कर दिया। शैली और अभिमन्यु को नजदीक आता देखकर माही को बहुत जेलसी हुई। ऊपर से अभिमन्यु ने माही को इग्नोर भी किया था। एंडी ने माही के नजदीक आकर उसे चिढ़ाते हुए उसके कानों में कहा, नाइस ट्राई बट बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अब मुझे समझ आया उस दिन सिंघानिया ऑफिस में इसने तुम्हें और डैड को इतना वेट क्यों कराया था। इसे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं आई होगी। एंडी माही का मजाक उड़ा रहा है और जोर जोर से हंस रहा है।
अपना मजाक बनता देख माही चिढ़कर एंडी से दूर चली गई। शैली और अभिमन्यु को एक साथ डांस करता देखकर शैली की दादी माँ ने अपने दिमाग में एक आइडिया बनाया और सीनियर सिंघानिया से कहा, दोनों साथ में कितने प्यारे लग रहे हैं, है ना? शैली की दादी माँ की बातें सुनकर सीनियर सिंघानिया ने कहा, जी बिल्कुल, मेरे पोते और आपकी पोती की जोड़ी तो स्वर्ग से बनकर आई है। मिस्टर सिंघानिया के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर शैली की दादी माँ तो बहुत खुश हो गई। सीनियर सिंघानिया ने दादी माँ से एक्सक्यूज किया और बाकी गेस्ट को अटेंड करने लगी। तभी दादी माँ शैली के पेरेंट्स के पास गई और उनसे कहा, तुम्हें मालूम है, सीनियर सिंघानिया ने इनडायरेक्टली अपने पोते अभिमन्यु के लिए हमारी शैली का हाथ मांगा है। अब बस ये उस निकम्मे अभिमान से डाइवोर्स ले ले, फिर तो हम इसकी शादी अभिमन्यु से करा देंगे। सोचो, भल्ला फैमिली का नाम जब सिंघानिया फैमिली से जुड़ेगा तो हमारे बिजनेस को कितना फायदा होगा। सुनो ओम प्रकाश, तुम शैली को साफ तौर से कह दो, जल्द से जल्द अभिमान से डाइवोर्स ले और अभिमन्यु से थोड़ा और नजदीकी बढ़ाए। शैली के पेरेंट्स ये खबर सुनकर बहुत खुश हो गए। वहीं राजीव और माही की मदर ये सुनकर जलने लगे। पार्टी में मिस रोजी भी मौजूद है, जो पार्टी में चल रही हर छोटी बड़ी बात की खबर रोनिता तक पहुंचा रही है। मिस रोजी ने भी शैली की दादी माँ की बातें सुन ली थी और उसने वो सारी बात भी रोनिता को बता दी। दिन ढल चुका था, रात के 10 बज रहे थे। रोनिता को अभिमान ने कॉल किया और पुराना किला जाकर प्रकाश से मिलकर उसे सिंघानिया मेंशन लेकर आने को कहा। अभिमान भी सिंघानिया मेंशन के लिए निकल चुका है। रोनिता प्रकाश से पुराने किले के पास मिली और उससे बहुत सारे सवाल किए। रोनिता को भी प्रकाश ने वही बताया जो अभिमान को बताया था, जिसे सुनकर रोनिता के होश ही उड़ गए। रोनिता ने प्रकाश से उस लड़की के बारे में सच पूछा जिससे अभिमान रोजाना मिलने जाया करता था। प्रकाश ने रोनिता को बताया कि उसने शैली से झूठ कहा था। प्रकाश ने यह भी बताया कि सिंघानिया मेंशन जाकर वो शैली को सब कुछ सच सच बता देगा कि अभिमान का उस लड़की के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। शैली के सामने अभिमान की बेगुनाही सामने आ जाएगी और ये बात भी खुल जाएगी कि अभिमान का किसी भी लड़की के साथ कभी भी कोई अफेयर नहीं था, जिसके बाद शायद शैली और अभिमान की मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो जाएंगी। रोनिता को लगने लगा कि अगर ऐसा हुआ तो अभिमान शैली का हो जाएगा और उससे दूर हो जाएगा। रोनिता अभिमान के लिए कुछ फील करने लगी है और वो अभिमान को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। रोनिता ने अपना फोन उठाया और झूठी फोन कॉल आने का ड्रामा किया। रोनिता ने प्रकाश को बताया, प्रकाश अभी अभी अभिमान ने कॉल किया, उसे अर्जेंटली मेरी जरूरत आन पड़ी है, लेकिन उसने कहा कि अब तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो फिलहाल तुम चाहो तो चले जाओ और हाँ, जहां मर्जी चाहे चले जाओ। इतना कहकर रोनिता वहां से चली गई। अभिमान रोनिता को बार बार कॉल कर रहा है, लेकिन रोनिता ने उसका कॉल नहीं उठाया। रोनिता जानती है कि अभिमान प्रकाश के बारे में ही पूछेगा। रोनिता ने रोजी को कॉल किया और उसे सब कुछ समझा दिया। अभिमान सिंघानिया मेंशन आ पहुंचा। अभिमान ने एक वेटर की कॉस्ट्यूम में सिंघानिया मेंशन में एंट्री की। जैसे ही वो गेट पर पहुंचा तो रोजी भागती हुई उसके पास आई और बोली, अभिमान सर, वो प्रकाश मिस रोनिता को जख्मी करके भाग गया है। अभी अभी उनका कॉल मुझे आया था। मिस रोजी ने रोनिता के कहने पर अभिमान से झूठ बोला है। रोनिता के इशारे पर सब पर नजर रखने वाली रोजी ने अभी अभी अभिमान से एक झूठ बोला था, जिसकी वजह से वो सिंघानिया मेंशन से जाने ही वाला था। लेकिन फिर जब अभिमान की नजर शैली पर पड़ी तो उसके एक सच ने अभिमान को पार्टी के अंदर जाने के लिए मजबूर कर दिया। मिस रोजी ने अभिमान को शैली और अभिमन्यु की शादी की खबर सुनाई। अभी तक शैली विपिन के साथ थी, लेकिन पैसों के लालच में
वो अभिमन्यु के साथ शादी करने के लिए भी तैयार हो गई। अब क्या करेगा अभिमान? क्या शैली सच में अभिमान को डाइवोर्स देकर अभिमन्यु से शादी कर लेगी? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट बिलियनेयर एपिसोड 23। शैली और अभिमन्यु को डांस करता हुआ देखकर अभिमान के कदम अपने आप ही हॉल में बढ़ते चले गए। अभिमान ने वेटर की ड्रेस पहनी हुई है, इसीलिए उसे कोई पहचान नहीं पा रहा। शैली और अभिमन्यु ने हाथों में हाथ पकड़ा हुआ है और अभिमन्यु का दूसरा हाथ शैली की कमर पर है। अभिमान उन दोनों को साथ में देखकर गुस्से से लाल हुआ जा रहा है। अभिमन्यु शैली के कानों में कुछ कहता है और शैली हल्का सा मुस्कुरा देती है। अभिमन्यु के साथ शैली को इतना खुश देखकर अभिमान को लग रहा है कि शैली को भी अभिमन्यु से लगाव है। पार्टी में मौजूद सभी लोग पार्टी का मजा ले रहे हैं। तभी अचानक से सीनियर सिंघानिया यानी अभिमन्यु के दद्दू सभी मेहमानों का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं और कहते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की पार्टी में अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये पार्टी आज एक बहुत ही खास मकसद से रखी गई है, क्योंकि आज दुनिया को मालूम होगा सिंघानिया ग्रुप के वारिस के बारे में, यानी इस कंपनी के नए सीईओ के बारे में। फाइनली आज कई महीनों के सस्पेंस के बाद मैं अपने डियरेस्ट पोते को इस कंपनी की बागडोर देने वाला हूँ। दादाजी की बात जैसे ही खत्म हुई, सभी लोग तालियां बजाने लगे। सिंघानिया ग्रुप को अभिमन्यु के नाम पर कर देने वाली बात सुनकर अभिमान को प्रकाश के बारे में याद आ गया और प्रकाश से उसे रोनिता याद आ गई। मिस रोजी ने उसे बताया था कि प्रकाश ने रोनिता को घायल कर दिया है। अभिमान पार्टी से निकलने के लिए पीछे मुड़ा ही था कि सामने से आती हुई मिस रोनिता उसे मिल गई। रोनिता को देखकर अभिमान ने उसका हाथ पकड़ा और साइड में ले जाकर कहा, तुम ठीक हो ना? प्रकाश ने तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं पहुंचाई? और कहाँ गया वो मक्कार? रोनिता को याद आया कि मिस रोजी से उसने ही अभिमान को प्रकाश के बारे में झूठ बोलने को कहा था। रोनिता ने थोड़ा सा नाटक करते हुए कहा, नहीं, डोंट वरी, ज्यादा लगी नहीं है मुझे, बस उसने धक्का दिया था तो मैं जमीन पर गिर गई थी, उसी की वजह से पैर में मोच आ गई है। तुम मेरी छोड़ो, जरा उधर देखो, शैली कैसे अभिमन्यु की बाहों में बाहें डालकर डांस कर रही है। भूल गई है क्या? अभी तक तुम्हारा उसके साथ डाइवोर्स नहीं हुआ है। इतना कहकर रोनिता ने अभिमान का ध्यान अपने आप से हटाकर शैली की तरफ कर दिया। रोनिता ने आगे कहा, अभिमान, तुम दादाजी से डायरेक्ट बात क्यों नहीं करती? अगर तुम ही उनके असली पोते हो तो फिर अभिमन्यु का साथ क्यों दे रहे हैं? कौन है ये अभिमन्यु? रोनिता ने अभिमान से डायरेक्ट सवाल किए, जिसके जवाब में अभिमान ने कहा, यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, आखिर दादाजी को क्या हो गया है? उनसे डायरेक्ट बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस वक्त वो मुझे नहीं पहचान रहे। पिछले 3 सालों से मैं उनसे कभी नहीं मिला, सिर्फ अभिमन्यु ही उनके साथ रहा। पता नहीं इन 3 सालों में अभिमन्यु ने उनके साथ क्या किया है। ये बात सुनकर रोनिता चौंक गई और बोली, व्हाट? अभिमन्यु और तुम एक दूसरे को पहले से जानते हो? आई मीन ही इज पार्ट ऑफ योर फैमिली? रोनिता के सवाल पर अभिमान ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लो। रोनिता ये सुनकर हैरान रह गई और बोली, डूड, इसका मतलब वो सिंघानिया ग्रुप को काफी अच्छे से और गहराई से जानता है। अभिमान ने रोनिता की बात का जवाब देते हुए कहा, ऑफ कोर्स, वो सिंघानिया ग्रुप के असली वारिस को गद्दी से उतार कर खुद वहां बैठा है। आप खुद समझ जाओ वो कितना चालाक होगा। अभिमन्यु और शैली अब भी हाथों में हाथ डालकर डांस कर रहे हैं। अभिमन्यु ने शैली से कहा, तो आपका डाइवोर्स कब है? शैली को अभिमन्यु के मुंह से डाइवोर्स वाली बात सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने हैरानी से पूछा,
आपको मेरे डाइवोर्स के बारे में किसने बताया? अभिमन्यु ने जवाब दिया, आई एम अभिमन्यु सिंघानिया मैडम, और मुझे हर बात की खबर होती है। अभिमन्यु शैली को इम्प्रेस करने के लिए उसके सामने अपनी शेखियां बघार रहा है, लेकिन शैली को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते जो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं। ऊपर से अभिमन्यु ने उसके डाइवोर्स की बात कर दी, जिसके बाद तो शैली का मूड ही खराब हो गया। शैली ने डांस रोक दिया और कुछ बहाना बनाकर अभिमन्यु से दूर चली गई। अभिमन्यु को समझ नहीं आया कि अचानक से शैली को क्या हो गया। शैली को इस तरह से जाते हुए देखकर दादी माँ को भी बहुत बुरा लगा। वो शैली की तरफ बढ़ी और उसे रोकते हुए कहा, शैली, ये क्या बदतमीजी है? मिस्टर अभिमन्यु नाराज हो जाएंगे। शैली ने दादी माँ से कहा, सो व्हाट दादी माँ, वो नाराज हो भी जाए तो मुझे क्या? शैली की बातें सुनकर दादी माँ ने कहा, बेवकूफ लड़की हो तुम, तुम्हारे लिए वो 2 कौड़ी का अभिमान ही ठीक है। तुम अभिमन्यु जैसे बिलियनर को डिजर्व ही नहीं करती। इतना कहकर दादी माँ झुंझलाकर वहां से चली गई। दादी माँ सीधी शैली की मॉम के पास पहुंची और उनसे कहा, शैली को अच्छे से समझा क्यों नहीं देती? उसके ये नखरे नहीं चलने वाले। मिस्टर अभिमन्यु से तो शादी उसे करनी ही होगी। शैली की मॉम को समझ नहीं आया कि आखिर दादी माँ शैली पर इतना ज्यादा गुस्सा किस बात के लिए है। सिंघानिया ग्रुप के मालिक और अभिमन्यु के दादाजी यानी मिस्टर रुद्र सिंघानिया ने पार्टी में आए सभी मेहमानों का ध्यान एक बार फिर अपनी तरफ खींचा। उन्होंने पहले तो सबको अच्छे से वेलकम किया और फिर कहा, आज मैं आपको मेरी पार्टी में मौजूद बहुत खास मेहमानों से मिलवाने वाला हूँ। द भल्ला फैमिली सिंघानिया फैमिली के बहुत करीब है। मिस्टर सिंघानिया ने भरी महफिल में भल्ला फैमिली का नाम लेकर भल्ला फैमिली की शान ही बढ़ा दी थी। दादी माँ तो खुद पर गुरूर करने लगी। सिंघानिया की पार्टी में शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस आए हुए हैं, लेकिन सिर्फ भल्ला फैमिली का नाम लेकर मिस्टर सिंघानिया ने उन्हें सबके सामने हाईलाइट कर दिया। मिस्टर रुद्र सिंघानिया ने आगे कहा, भल्ला फैमिली के साथ मेरा ताल्लुक कोई नया नहीं है, बल्कि बहुत पुराना है। मिस्टर रंजीत भल्ला मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। उनकी ख्वाहिश थी कि भल्ला फैमिली और सिंघानिया फैमिली की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। हमने अपने बच्चों की शादियां भी करानी चाहिए, लेकिन हो नहीं पाई। लेकिन फिर एक उम्मीद जगी और हमने सोचा कि जब हमारे पोता पोती बड़े होंगे तो उनकी शादी हम जरूर कराएंगे। अभी मिस्टर रुद्र सिंघानिया कह ही रहे थे कि शैली की दादी माँ ने बीच में ही उनकी बात को काटते हुए कहा, भाई साहब, जो हो गया उसको तो मैं नहीं बदल सकती, लेकिन हाँ, अपने लेट हस्बैंड की इस ख्वाहिश को मैं जरूर पूरा करूंगी और आपका ये प्रपोजल हमें मंजूर है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं अपनी पोती शैली भल्ला और मिस्टर सिंघानिया के पोते अभिमन्यु की शादी का ऐलान करती हूँ। दादी माँ इतनी जल्दबाजी में थी कि उन्होंने इतना बड़ा ऐलान करने से पहले ना तो मिस्टर रुद्र सिंघानिया से पूछा, ना शैली से और ना ही उसके पेरेंट्स से। शैली ने जब अपनी और अभिमन्यु की शादी की बात सुनी तो उसको बहुत गुस्सा आया, लेकिन अभिमन्यु के दिल में तो लड्डू फूट रहे थे। उसके तो दिल की बात पूरी हो चुकी थी। मिस्टर रुद्र सिंघानिया ने भी अपनी बात पूरी किए बिना खुशी जाहिर करे शैली की दादी माँ की बातों पर तालियां बजानी शुरू कर दी। अभिमान ये सब होता हुआ नहीं देख सकता, इसीलिए उसने सबके सामने आकर चिल्लाते हुए कहा, आप ऐसा नहीं कर सकती। अभिमान को देखकर शैली और पूरा भल्ला परिवार हैरान रह गया। मिस्टर रुद्र सिंघानिया ने अभिमान को देखा और आगे बढ़कर कहा, तुम कौन हो बरखुरदार? अभिमान ने दादाजी की आंखों में आंखें मिलाते हुए कहा, मैं शैली का हस्बैंड हूं। अभी उसने मुझे डाइवोर्स नहीं दिया। वैसे तो एक रिश्ता मेरा आपसे भी है, लेकिन यहाँ तो ऐसा लगता है जैसे
हर कोई भूल चुका है उसका मुझसे क्या ताल्लुक है। अभिमान ने सबके सामने शैली और उसके डाइवोर्स की बात की, जो शैली को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। शैली ने अभिमान पर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें बहुत शौक है ना डाइवोर्स लेने का? ठीक है, कल ही जाकर हम डाइवोर्स ले लेंगे। अब मैं भी तुम्हारे नाम के साथ जुड़ना नहीं चाहती, क्योंकि इस बेबुनियादी रिश्ते का कोई मतलब नहीं है। अभिमान को शैली से ऐसे ही किसी जवाब की उम्मीद थी। अभिमान ने शैली से कहा, ऑफ कोर्स, मैं तो भूल ही गया था। तुम भला क्यों डाइवोर्स नहीं दोगी? तुम्हें तो सिंघानिया ग्रुप की इतनी बड़ी जायदाद मिलने वाली है। क्यों? सही कहा ना मैंने? अभिमान ने शैली को इनडायरेक्टली गोल्ड डिगर कह दिया है। यह सुनकर पार्टी में मौजूद हर कोई हैरान रह गया। अभिमान ने आगे कहा, लेकिन मेरी एक बात याद रखना शैली, तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाओगी, क्योंकि जिस शख्स से तुम शादी करके सिंघानिया ग्रुप की मालकिन बनने के सपने देख रही हो ना, वो खुद कुछ दिनों पर सड़कों पर आने वाला है। और ये वादा है मेरा तुमसे, अभिमान सिंघानिया का वादा है। अभिमान की बातें सुनकर हर कोई हैरान रह गया। अभिमान का सरनेम ऑलरेडी सिंघानिया ग्रुप से काफी मिलता है। ये बात भी सबको बहुत हैरान कर रही है। अभिमान की बातें सुनकर अभिमन्यु को भी गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अभिमन्यु के दादाजी वहां मौजूद हैं। वो नहीं जानता कि अभिमान को कुछ कहने पर दादाजी कैसे रिएक्ट करेंगे। अभिमन्यु भले ही चुप रहा, लेकिन दादाजी ने अभिमान की तरफ बढ़ते हुए कहा, आई लाइक योर एटीट्यूड यंग मैन। तुम्हारा ये एटीट्यूड देखकर मुझे मेरे बेटे की याद आ गई। वो भी तुम्हारी तरह ही बहुत जोशीला था। दादाजी की बात सुनकर अभिमान ने गुरूर करते हुए अपनी भौहें चढ़ाकर कहा, ऑफ कोर्स दादाजी, आखिर मैं भी तो उनका ही खून हूं। अभिमान की बातें वहां मौजूद हर किसी को हैरानी में डाल रही है। अभिमान ने एक बार फिर से मिस्टर रुद्र सिंघानिया को याद दिलाने की कोशिश की कि वही सिंघानिया ग्रुप का असली वारिस है, लेकिन दादाजी ने इस बार भी हंसी में उसकी बात टाल दी। अभिमान अभी तक शैली को डाइवोर्स देना नहीं चाहता था, लेकिन अभिमन्यु के साथ उसकी शादी की बात सुनकर उसका दिल टूट गया। अभिमान शैली पर इल्जाम लगा रहा है कि शैली ने कैसे अभिमान को धोखा दिया। वो शादीशुदा होते हुए किसी और से शादी नहीं कर सकती। तभी पार्टी में एक लड़की भागती भागती हुई आई। उसके पीछे कुछ गार्ड्स भी थे जो उसे गेट से ही रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो लड़की बिल्कुल नहीं रुकी। मिस्टर रुद्र सिंघानिया ने उन गार्ड्स को रोका और उस लड़की से पूछा, ये क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम? ये हमारी प्राइवेट पार्टी है, आप बिना परमिशन के कैसे चली आ रही हैं? उस लड़की ने कहा, मेरा नाम शालिनी है और मैं यहाँ उस शख्स से मिलने आई हूँ जो मुझे धोखा देकर घूमता फिर रहा है और महीनों से मुझसे नजर चुरा रहा है। आज मैं उसे किसी भी कीमत पर मिलकर रहूंगी। मिस्टर रुद्र सिंघानिया ने उस लड़की को देखा। वो 6 महीने की प्रेग्नेंट है और उसका पेट भी बाहर की तरफ साफ दिखाई दे रहा है। मिस्टर सिंघानिया ने लड़की से पूछा, तुम किसकी बात कर रही हो? शालिनी ने अपने हाथ से इशारा किया और वो कोई और नहीं बल्कि अभिमान है। शालिनी ने अभिमान की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो है मेरे होने वाले बच्चे का बाप, जो मुझसे पिछले कई दिनों से छुपता और भागता हुआ फिर रहा है। एक अनजान लड़की ने आते ही अभिमान पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। तो क्या वाकई में अभिमान ही है उसके बच्चे का बाप? कौन है वो लड़की और क्यों अभिमान को कह रही है धोखेबाज? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट बिलियनेयर। अब सीक्रेट बिलियनेयर के हर रोज रोमांचक एपिसोड सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सीरीज एफएम को ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए नए एपिसोड की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ये एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सीक्रेट बिलियनेयर एपिसोड 24।
अभिमान को देखकर एंडी पहले ही घबराकर पार्टी हॉल से बाहर चला गया था। एंडी बाहर जाकर सिगरेट पीने लगा। तभी उसे प्रकाश का कॉल आया। एंडी ने कॉल उठाया और कहा, हाँ भाई, अब बोल, क्या काम है? प्रकाश ने जवाब दिया, मुझे अभिमान साहब का नंबर मिलेगा? एंडी ने जवाब दिया, तुझे अभिमान से क्या काम है? प्रकाश ने कहा, वो मैं नहीं बता सकता, आप बस मुझे उनका नंबर दे दीजिए, बहुत अर्जेंट है। एंडी ने प्रकाश से कहा, मैं अभिमान का नौकर नहीं हूं, सिंघानिया मेंशन में ही मौजूद है वो, यहां आकर खुद ले लो। गेट पर मेरा नाम ले लेना, वरना अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। इतना कहकर एंडी ने फोन काट दिया। प्रकाश सीधा सिंघानिया मेंशन के लिए निकल गया। सिंघानिया मेंशन में अचानक से एक लड़की के आने से हंगामा हो गया है। वो लड़की शालिनी है, जिसका कहना है कि अभिमान ने उसे प्रेग्नेंट किया है। शालिनी की बात सुनकर अभिमान ने कहा, शालिनी, ये क्या बकवास है? अभिमान के मुंह से उस लड़की का नाम सुनकर शैली ने हैरानी से पूछा, तुम जानते हो इसे? अभिमान ने हाँ में सर हिला दिया, जिसके बाद शैली को शालिनी की बातों पर यकीन आने लगा। रोनिता भी वही मौजूद है और अभिमान ने कभी उसे शालिनी के बारे में कुछ नहीं बताया। वो भी शालिनी को देखकर हैरान है। रोनिता ने शालिनी से गुस्से में पूछा, क्या बकवास है? तुम कुछ भी आकर कहोगी और हम सब मान लेंगे? इस बात का क्या सबूत है कि अभिमान ही इस बच्चे का बाप है? शालिनी ने रोनिता के सवाल को अनसुना कर दिया और अपनी आंखें नम करते हुए बोली, यहाँ किसी के भी सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, अभिमान, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अभिमान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर वो लड़की क्यों ऐसा कह रही है? अभिमान उस लड़की को जानता जरूर है, लेकिन प्रेगनेंसी वाली बात बिल्कुल झूठ है। शैली ने अभिमान की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, अभी कुछ देर पहले तुम मुझे मेरे कैरेक्टर के बारे में ज्ञान दे रहे थे, तो फिर इस लड़की के बारे में क्या कहना है तुम्हारा? अभिमान ने शैली को फिर से जवाब दिया और कहा, मैं एक बार फिर से कहता हूं, मैं इस लड़की को जानता जरूर हूं, लेकिन ये बच्चा मेरा नहीं है और मुझे नहीं मालूम कि ये बच्चा किसका है। अरे मैं तो पिछले 1 साल से इससे मिला भी नहीं हूं। शालिनी ने अभिमान की बात पर जवाब देते हुए कहा, यही तो मैं भी जानना चाहती हूं कि पिछले इतने महीनों से तुम कहाँ हो? हमारे बीच सब कुछ तो ठीक चल रहा था। तुमने कहा था कि अपनी बीवी से डाइवोर्स लेने के बाद तुम मुझसे शादी कर लोगे और उससे पहले तुम कुछ बड़ा करना चाहते थे ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो सके। मैंने तुम्हारी बातों पर यकीन किया, मगर तुम फिर कभी लौट कर नहीं आए। मैं तो तुमसे मिलकर तुम्हें ये बताना चाहती थी कि हमारी प्यार की निशानी इस दुनिया में कदम रखने वाली है। शालिनी की बातें सुनकर अभिमान ने गुस्से से उस पर चिल्लाते हुए कहा, जस्ट शट अप, अपनी बकवास बंद करो। शालिनी ने भी ऊंची आवाज में बातें करते हुए अभिमान से कहा, बकवास मैं कर रही हूं या फिर तुम? क्या पिछले 1.5 सालों से तुम मुझसे मिलते नहीं रहे? अभिमान ने हाँ में सर हिलाया, जिसके बाद शैली ने कहा, ये तुम्हारी आखिर लगती क्या है जब तुम इससे पिछले 1.5 सालों में मिलते रहे और मुझे कानों कान खबर नहीं हुई? अभिमान ने गहरी लंबी सांस ली और अचानक से खामोश हो गया। अभिमान की खामोशी देखकर रोनिता का दिल भी धक धक करने लगा। उसे लगा कि शायद ये लड़की सच कह रही है। लेकिन तभी मिस्टर रुद्र सिंघानिया ने अभिमान के कंधे पर हाथ रखा और उससे कहा, यंग मैन, जिंदगी में अगर इतने ही कंफ्यूज रहोगे ना तो तरक्की कैसे करोगे? अगर गलती की है तो अपनी गलती को एक्सेप्ट करो
और इस लड़की को अपना लो। अपनी गलती को मानो और आगे बढ़ो। और मुझे लगता है कि अब तुम्हें शैली को भी डाइवोर्स देकर इस बेबुनियादी रिश्ते से आजाद कर देना चाहिए। अभिमान से ये सब कहते हुए मिस्टर रुद्र सिंघानिया की आंखें भर आई और शर्म से छुप गई, मानो अभिमान के इतने सारे झूठ देखकर उन्हें गहरा सदमा लगा हो। लेकिन अपने दादाजी को इस तरह से दुखी होता देखकर अभिमान ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी और बोला, दादाजी, आप भले ही मुझे पहचान ना पा रहे हो, लेकिन हूं तो मैं आपका ही पोता ना। मैं आपको ऐसे शर्मिंदा होते हुए नहीं देख सकता। मैं आपकी कसम खाकर कहता हूं, इस लड़की से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ये सच कभी बताना नहीं चाहता था, लेकिन अब सच का बाहर आना बहुत जरूरी है। रोनिता ने अभिमान से कहा, कौन सा सच अभिमान? अभिमान ने शैली की तरफ कदम बढ़ाए और जवाब देते हुए बताने लगा, शैली, तुम्हें शायद याद नहीं, आज से 2 साल पहले हमारी शादी की पहली एनिवर्सरी पर तुम अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके वापस लौट रही थी, नशे में बिल्कुल धुत। मैं एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उसी वक्त मुझे प्रकाश ने कॉल करके बताया कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है। मैं तो आनन फानन में भागा भागा उस जगह पहुंचा, लेकिन वहां जाकर मालूम हुआ कि तुम सही सलामत हो, बट तुमने अपनी गाड़ी से एक ऑटो वाले को टक्कर मार दी थी। वो बेचारा ऑटो वाला तो वहीं मर गया था। तुम पर पुलिस केस ना हो इसीलिए मैंने प्रकाश को चुप रहने के लिए पैसे भी दिए थे। लेकिन कुछ दिन बाद प्रकाश ने मुझे फिर कॉल किया और शालिनी के बारे में बताया। शालिनी उस ऑटो ड्राइवर की बीवी है और उसका इस दुनिया में उसके पति के सिवा और कोई नहीं था। पति की मौत के बाद तो शालिनी बिल्कुल अकेली हो गई। उसके खाने का खर्चा उठाने तक के लिए मोहताज हो गई। मुझसे ये सब बिल्कुल भी देखा न गया। अभिमान की बातें सुनकर शैली को वो दिन याद आ गए और वो फूट फूट कर रोने लगी। अभिमान ने आगे कहा, बस उस दिन के बाद से मैं साल में 1 या 2 बार शालिनी से मिलने जाता था। उसे खर्च के लिए पैसे भी दिया करता था। अरे, मैं तो शालिनी को अपनी बहनों जैसी मानता हूं। प्रकाश को भी मैं उसके मुंह बंद करने के लिए पैसे दिया करता था। लेकिन एक बार फिर से प्रकाश ने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने ही पुलिस को झूठ भी बताया कि मैंने अभिमन्यु का किडनैप किया है। पता नहीं उसे किसने इतनी मोटी रकम दी है, या फिर हो सकता है मुझसे और पैसे ऐंठना चाहता हो। लेकिन मैं तो उसे ढूंढकर तुम्हारे सामने लाना चाहता था ताकि वो तुम्हें सब कुछ सच बता दे। लेकिन आज भी वो धोखा देकर भाग गया। अभिमान अपनी बात कह ही रहा था कि पीछे से आवाज आई, मैंने तेरे को कोई धोखा नहीं दिया है सेठ। अभिमान पीछे पलटा तो देखा कि प्रकाश पार्टी में आ चुका है। प्रकाश को देखते ही अभिमान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अभिमान प्रकाश को मारने के लिए बढ़ा, लेके तभी मिस्टर रुद्र सिंघानिया उसके सामने आ गए और अभिमान ने अपने हाथ रोक दिए। अभिमान ने प्रकाश से कहा, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मैं इतनी बड़ी मुसीबत में हूं। इस पर प्रकाश ने कहा, सेठ, मेरी जिंदगी में भी जो मुसीबत है ना, उसकी वजह इसी पार्टी में मौजूद है। प्रकाश के मुंह से ये सुनकर शैली ने अपने कदम आगे बढ़ाए और कहा, साफ साफ क्यों नहीं कहते कि अभिमान ने ही हम सबके साथ साथ तुम्हारी जिंदगी को भी टेरिबल कर दिया है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। सबके सामने बताओ, क्या अभिमान ने ही अभिमन्यु का किडनैप किया था? प्रकाश ने अभिमान की तरफ देखते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। जब से ये आदमी मुझसे मिला है, मेरी जिंदगी का तो भरता ही बन चुका है। मिस्टर रुद्र सिंघानिया ने आगे बढ़कर प्रकाश से पूछा कि वो पार्टी में क्यों आया है और क्या अभिमान ने अभिमन्यु का किडनैप कराया था। जिसके जवाब में प्रकाश ने कहा, अभिमान सच कह रहा है साहब। इस लड़की के साथ अभिमान का कोई ताल्लुक नहीं है और जो कुछ भी इस लड़की ने बताया सब कुछ गलत है। अभिमान साहब बिल्कुल सच कह रहे हैं।
इन्हीं की सच्चाई बताने के लिए आज मैं यहाँ इस पार्टी में मौजूद हूँ। प्रकाश शैली की तरफ बढ़ा और उसने कहा, ये मैडम उस दिन पता नहीं किस चीज के नशे में थी, एक जिंदा आदमी को अपनी गाड़ी से ही उड़ा दिया और इन्हें कानों कान खबर नहीं हुई। सिर्फ और सिर्फ अभिमान सेठ की वजह से बच पाई हो आप। ये सुनकर शैली हैरान रह गई। शैली को आज तक ये नहीं मालूम था कि उसकी गाड़ी से कोई आदमी टकराकर मर गया था। शैली ने अभिमान की तरफ देखा। अभिमान अपनी आंखें नीचे किए हुए है। प्रकाश की बातों को सुनकर माही आगे बढ़ी और उसने कहा, ठीक है, मान लिया कि ये लड़की इस अभिमान को नहीं जानती, लेकिन मिस्टर अभिमन्यु का किडनैप उसका क्या? वो तो अभिमान ने ही कराया था ना। माही के सवाल को सुनकर हर किसी की नजरें एक बार फिर से अभिमान पर आ टिकी, जिसके बाद अभिमान ने कहा, मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैंने किसी का किडनैप नहीं किया है। मिस्टर रुद्र सिंघानिया ने आगे बढ़कर अभिमान से कहा, अगर तुमने नहीं किया है तो फिर किसने किया था? बताओ, कोई जवाब है तुम्हारे पास? दादाजी का सवाल सुनकर अभिमान खामोश हो गए। उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। अभिमान दादाजी के सवालों को सुनकर आखिर क्यों खामोश हो गया? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट बिलियनेयर। आप सीक्रेट बिलियनेयर के हर रोज रोमांचक एपिसोड सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सीरीज FM को ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए नए एपिसोड की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ये एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सीक्रेट बिलियनेयर एपिसोड 26। अभिमान ने शैली से डाइवोर्स लेने की बात करके सबको चौंका दिया। अभिमान के दादाजी ने कहा, अभिमान ये क्या कह रहे हो? पागल तो नहीं हो गए? शैली की दादी माँ आगे बढ़ी और अभिमान से कहा, अभिमान बेटा, मियाँ बीवी के बीच छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं। अब इसका ये मतलब तो बिल्कुल भी नहीं है ना जिंदगी भर का रिश्ता खत्म कर दिया जाए। अभिमान ने किसी की भी एक बात नहीं सुनी और कहने लगा, मैं फैसला कर चुका हूं, मैं अब शैली के साथ नहीं रह सकता। शैली अपनी गलती मानती है, लेकिन अभिमान का एटीट्यूड देखकर शैली को भी गुस्सा आ गया। वो उसके कदमों में गिरने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। शैली ने अभिमान से कहा, तुम्हारे साथ रहने के लिए मैं भी कोई मरी नहीं जा रही। तुम्हें अगर ये गलतफहमी है कि तुम्हारे CEO बनने से मैं तुमसे माफी मांगूंगी, तुम्हारे पैर पकड़ूंगी, तो तुम गलत सोच रहे हो। अगर तुम सिंघानिया ग्रुप के वारिस हो ना, तो मैं भी शैली भल्ला हूं, समझे? शैली भी तेवर दिखाने लगी। अभिमान को शैली की बातों ने और गुस्सा दिला दिया। अभिमान ने किसी को आवाज लगाई और उससे कहा, लॉयर से कहकर डाइवोर्स के पेपर्स रेडी करवा लीजिए। मैं अब शैली भल्ला के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। शैली ने भी तेवर दिखाते हुए कहा, तुम्हारे साथ रहने का मेरा भी कोई इरादा नहीं है। अभिमान को अब और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। अभिमान ने मिस रोजी को बुलाया और कहा, मिस रोजी, हमारा भल्ला फैमिली के साथ जो भी डील हुई थी ना, उन सबको कैंसिल कर दीजिए। अभिमान की डील कैंसिल करने वाली बात सुनकर शैली की दादी माँ के तो होश ही उड़ गए, क्योंकि वो जानती हैं कि ये डील भल्ला फैमिली के लिए कितनी जरूरी है। अभिमान के दादाजी ने मिस रोजी को रोक दिया और कहा, अभिमान, होश से काम लो, ये क्या बेवकूफी है? अभिमान ने दादाजी को जवाब देते हुए कहा, आप नहीं जानते दादाजी, ये भल्ला फैमिली हमारे साथ किसी तरह के ताल्लुक रखने के काबिल नहीं है। अभिमान के दादाजी अभिमान के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर चौंक गए और कहने लगे, अभिमान, तुम भूल रहे हो, ये मेरे लेट फ्रेंड रंजीत की फैमिली है और मैं इनके खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा। अभिमान ने दादाजी से कहा, दादाजी, आपके लेट फ्रेंड को गुजरे हुए तो जमाना हो गया है और भल्ला फैमिली को बदले हुए भी। पिछले 3 सालों से मैंने भल्ला फैमिली को अच्छे से जान लिया है। अभिमान और शैली के डाइवोर्स की खबर ने रोनिता के चेहरे पर मुस्कान ला दी, लेकिन फिर भी लोगों को दिखाने के लिए रोनिता अभिमान की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अभिमान, गुस्से में इंसान को इतने बड़े फैसले नहीं करने चाहिए। एक बार फिर से सोच लो, डाइवोर्स इज अ बिग थिंग।
रोनिता का ये कहना शैली को उसके जख्मों पर नमक की तरह लगा। शैली ने रोनिता की तरफ बढ़ते हुए कहा, Who are you to interfere in our family issues? रोनिता ने चौंकते हुए कहा, Excuse me? शैली ने जवाब दिया, Yes, excuse us. ये हमारा फैमिली मैटर है, तुम इससे दूर ही रहो। शैली का यूं रोनिता के साथ बदतमीजी करना अभिमान को पसंद नहीं आया। अभिमान ने शैली से कहा, शैली, ये किस तरह से बात कर रही हो तुम रोनिता से? रोनिता के लिए अभिमान का कंसर्न देखकर शैली को बहुत बुरा लगा और उसने कहा, नाउ आई गॉट इट, सब समझ आ रहा है मुझे। तुम मुझसे डाइवोर्स आखिर क्यों चाहते हो? सब समझ आ रहा है मुझे। अभिमान ने हैरान होकर पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो? शैली ने जवाब दिया, मेरे साथ रहना नहीं चाहते या फिर तुम्हारा दिल आ गया है इस रोनिता पर, तभी तो मुझे तुम डाइवोर्स दे रहे हो। शैली की बातें सुनकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। पार्टी में आए सभी लोग बातें करने लगे और कहने लगे, मिस्टर सिंघानिया को उनकी पीए के साथ चक्कर है क्या? सिंघानिया ग्रुप के सीईओ का उनकी ही पीए के साथ अफेयर चल रहा है क्या वाकई? पार्टी में मौजूद सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे। शैली ने रोनिता की तरफ कदम बढ़ाए और कहा, क्या बात है मिस रोनिता, आप तो बहुत ही पहुंची ही निकली। आपने दादी माँ के बर्थडे पर जो कुछ कहा था वो सब तो देखिए ना, सच हो गया है ना? अभिमान के दादाजी ने शैली से पूछा, ऐसा क्या कहा था रोनिता ने? शैली ने जवाब दिया, दादाजी, मिस रोनिता का सिंघानिया ग्रुप के सीईओ के साथ अफेयर बहुत पहले से था। ये बात इन्होंने ही भरी महफिल में सबको बताई थी और सिंघानिया ग्रुप का सीईओ अभिमान ही तो है। ये बात भी ये शायद पहले से जानते थे। अंधेरे में तो सिर्फ हमें रखा गया, हमारे ही जज्बातों के साथ खेला गया। अभिमान ने शैली को रोकते हुए कहा, सब झूठ है। रोनिता और मैं एक दूसरे को पहले से नहीं जानते और ना ही। अभिमान आगे कुछ कहता तभी रोनिता ने कहा, हाँ, मैंने ये कहा था कि सिंघानिया ग्रुप के सीईओ मेरे बीएफ हैं, लेकिन इसमें क्या गलत है? मेरे सिर्फ इतना कहने भर से तुम्हें बुरा लग रहा है? अभिमान के बारे में सोचा है? जरा सोचो, तुम्हें किसी गैर इंसान की बाहों में देखकर उसे कैसा लगा होगा? भूल गई विपिन का घर जहां तुमने अभिमान को बेइज्जत करके निकाला था? रोनिता ने एक बार फिर से अभिमान को वो सब कुछ याद दिला दिया। उसकी आंखों के सामने शैली का विपिन के साथ वही मंजर सामने आ गया और अभी कुछ दिन पहले भी अभिमान ने शैली को विपिन के साथ देखा था। अभिमान को एक बार फिर से वही सब कुछ याद आ रहा है। अभिमान के दादाजी ने अभिमान से पूछा, अभिमान, ये रोनिता क्या कह रही है? क्या ये सब कुछ सच है? अभिमान ने जवाब दिया, जी दादाजी, मेरे और शैली के बीच हस्बैंड और वाइफ जैसा कुछ है ही नहीं। पिछले 3 साल हमने एक कमरे में जरूर बिताए हैं, लेकिन हमारे बीच हस्बैंड और वाइफ जैसा कुछ नहीं है। ये सुनकर अभिमान के दादाजी को बहुत सदमा लगा। उनके जिगरी यार ने अपनी पोती यानी शैली के साथ अभिमान की शादी करने का जो फैसला किया था वो आज गलत साबित हो गया। दादाजी ने अभिमान को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन अभिमान ने किसी की बात नहीं मानी। उधर शैली की दादी माँ भी उसे समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन शैली भी अभिमान के सामने झुकने को तैयार नहीं। अभिमान के दादाजी ने अभिमान से कहा, अभिमान, ये तुम्हारा फैसला है, इसीलिए सोच समझ कर करना। क्या ये आखिरी फैसला है? अभिमान ने जवाब दिया, जी हाँ दादाजी, मैं शैली के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि शैली ने कभी मुझे हस्बैंड वाली रिस्पेक्ट और प्यार दिया ही नहीं। इसीलिए बेहतर ये होगा कि हम इस बेबुनियादी रिश्ते को खत्म कर दें और मैं भी इस रिश्ते से आजाद हो जाऊं। अभिमान अपनी बात पर टिका रहा। वो किसी भी कीमत पर शैली के साथ समझौता करने को तैयार नहीं है। शैली अभिमान की तरफ झुंझला कर देखती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास पैसा और दौलत आ जाएगा तो मैं तुम्हारे कदमों में आकर गिर जाऊंगी?
मैं रोनिता नहीं हूँ जो तुम्हारे पैसों को देकर तुम्हारे तलवे चाटूं। प्रकाश की बातें सुनी थी तो मुझे खुद पर ही गुस्सा आया, ये सोचकर कि मैंने तुम्हारे साथ कितना कुछ गलत किया। लेकिन नहीं, अब समझ आ रहा है कि जो कुछ सोच रही थी सब गलत था। तुम तो धोखेबाज निकले। शैली गुस्से में अभिमान को बहुत कुछ बुरा भला कह रही है। शैली के मुंह से अपना नाम सुनकर रोनिता भी बीच में कूद पड़ी और बोली, देखिए मिस शैली, ये आपका आपसी मामला है, अभी आपने ही खुद कहा, तो फिर आप इन सब में मुझे शामिल क्यों कर रही हैं? रोनिता ने शैली को उंगली दिखाते हुए कहा, जिस पर शैली ने कहा, देखा आप सभी ने, एक मामूली सी पीए होकर इसके तेवर कैसे हैं? ये भूल ही गई है कि ये शैली भल्ला से बात कर रही है। आखिर क्यों? क्योंकि सब कुछ अभिमान की वजह से है। उसी ने इस मामूली सी पीए को अपने सर पर चढ़ाया हुआ है। रोनिता के बारे में शैली भला बुरा कह रही है, जिसे सुनकर अभिमान को बहुत बुरा लग रहा है। आखिरकार सिर्फ रोनिता ही इकलौती थी जिसने अभिमान के मुश्किल वक्त में उसकी मदद की थी। अभिमान ने शैली को बीच में टोकते हुए कहा, शैली जस्ट स्टॉप इट नाउ। रोनिता के खिलाफ अब एक और शब्द नहीं। रोनिता के लिए अभिमान का स्टैंड लेना शैली को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने झुंझला कर कहा, क्यों, बुरा लग रहा है तुम्हें? लेकिन बात तो यहाँ रोनिता की चल रही है, फिर तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? शैली के सवालों का अभिमान के पास कोई जवाब नहीं है। तभी सिंघानिया मेंशन में विपिन आ जाता है। विपिन को देखकर शैली चहक उठी और विपिन का हाथ पकड़कर सबके सामने लाकर कहने लगी, मीट माय बॉयफ्रेंड विपिन रायसादा। दादी माँ, आपको मेरी शादी फिर से करानी थी ना, तो मैंने सोच लिया है। अभिमान से डाइवोर्स लेने के बाद मैं और विपिन शादी करने वाले हैं। क्यों, है ना विपिन? शैली की बातों ने सबको हैरानी में डाल दिया। अभिमान ये खबर सुनकर चौंक गया। आखिर क्या होगा अब? क्या शैली और अभिमान हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट बिलियनेयर। ये एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। रोजाना नए रोमांचकारी एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करें और पूरी सीरीज सुनें बिल्कुल फ्री में। सीक्रेट बिलियनेयर एपिसोड 27। शैली ने विपिन से शादी करने का ऐलान कर दिया। ये सुनकर अभिमान हैरान रह गया। अभिमान को लग रहा था कि शायद शैली को अपने किए पर पछतावा होगा और वो हाथ जोड़कर उससे माफी भी मांगेगी, लेकिन उसने तो एक बार भी अभिमान से माफी नहीं मांगी। शैली ने अचानक से विपिन के साथ शादी का ऐलान कर दिया है, जिसे सुनकर विपिन भी हैरान है, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी भी उसी को ही है। शैली और विपिन की शादी की खबर ने पार्टी में मौजूद सभी लोगों को एक जोर का झटका दिया है। शैली अपनी और विपिन की शादी का ऐलान करके पार्टी छोड़कर चली गई। अभिमान भी गुस्से से पार्टी छोड़कर वहां से चला गया। अभिमान के जाते ही रोनिता भी वहां से चली गई। शैली की फैमिली भी वहां से चली गई। शैली की दादी माँ अभिमान के दादाजी के पास आई और बोली, मिस्टर सिंघानिया, मेरे हस्बैंड आपके बारे में बहुत बताया करते थे। उनकी बहुत ख्वाहिश थी कि हमारी फैमिली आपके साथ रिश्ता जोड़ सके। हम ऐसे इन बच्चों को अपनी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दे सकते। आपको और मुझे मिलकर इन दोनों को समझाना चाहिए। शैली की दादी माँ की बातें सुनकर मिस्टर रुद्र सिंघानिया ने कहा, नहीं मिसेस भल्ला, मुझे नहीं लगता कि हमें इन दोनों को इनके मामले में बोलना चाहिए। दोनों मैच्योर हैं और दोनों को अपनी लाइफ के डिसीजन लेने का हक है। जबरदस्ती का रिश्ता ज्यादा वक्त तक नहीं टिकता और ये बात आप भी जानते हैं। इतना कहकर मिस्टर रुद्र सिंघानिया ने सभी गेस्ट की तरफ देखा और कहा, सॉरी लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर कमिंग, द पार्टी इज ओवर। इतना कहकर मिस्टर सिंघानिया भी वहां से चले गए। पार्टी खत्म हो गई। अभिमान अपने रूम में पहुंचकर किसी सोच में गुम है। तभी उसके रूम का दरवाजा बजा। दादाजी उसके दरवाजे पर आए हुए हैं। अभिमान के दादाजी रूम के अंदर आए। दादाजी को देखकर अभिमान ने उनकी तरफ देखा और कहा, जी दादाजी, आपको कुछ काम है?
मिस्टर रुद्र सिंघानिया ने कहा, अभिमान, कल तुम फाइनली शैली से डाइवोर्स ले रहे हो। ये तुम्हारा और शैली का आपसी मामला है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा एक बार फिर से सोच लो। दादाजी के कहने पर अभिमान ने कहा, नहीं दादाजी, अब सोचने जैसा कुछ नहीं बचा। मैंने आपके कहने पर शैली से शादी तो कर ली थी, लेकिन शादी को निभाने में नाकाम रहा। मुझे माफ कर दीजिए। इतना कहकर अभिमान अपने कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद अभिमान को रोनिता ने कॉल किया। अभिमान ने फोन उठाया और कहा, हेलो। हाँ रोनिता, बताओ कैसे फ़ोन किया? रोनिता ने जवाब दिया, क्या तुम ठीक हो? अभिमान ने कहा, हाँ बिल्कुल, मुझे क्या होना है? रोनिता ने कहा, क्या हम कल मिल सकते हैं? अभिमान ने जवाब दिया, ऑफ कोर्स रोनिता, हम कल ऑफिस में मिलेंगे। इतना कहकर अभिमान ने फ़ोन काट दिया। वहीं भल्ला मेंशन में दादी माँ शैली को डांट रही हैं। दादी माँ ने कहा, शैली तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं क्या? अभिमान अब वो मामूली सा डिलीवरी बॉय नहीं रहा, वो सिंघानिया ग्रुप का नया सीईओ है और इकलौता वारिस भी। जरा सा तो सोचो, उससे अलग होने से पहले। अरे क्या हो जाएगा अगर तुम उससे माफी मांग लोगी? शैली ने जवाब दिया, दादी माँ, वो सिंघानिया ग्रुप का सीईओ बने या देश का पीएम, मुझे उससे क्या? आप शायद भूल रही हैं, मैं भी शैली भल्ला हूँ, किसी से कम नहीं हूँ। दादी माँ ने जवाब दिया, पागल लड़की, माना कि हमारा स्टेटस भी उनसे कुछ कम नहीं है, लेकिन जरा सोचो, सिंघानिया ग्रुप के साथ हमारा नाम जुड़ता तो भल्ला फैमिली के शेयर्स कितने ज्यादा बढ़ सकते थे। ये सुनकर विपिन ने पीछे से कहा, दादी माँ, आप फिक्र मत करिए, क्योंकि अगर शैली चाहे तो अब भी सिंघानिया ग्रुप में अपने शेयर्स के लिए दावा कर सकती है। विपिन का आइडिया सुनकर शैली की दादी माँ ने कहा, वो कैसे? शैली ने जवाब दिया, विपिन ने बिल्कुल ठीक कहा दादी माँ, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है, आप बस देखती जाइए। इतना कहकर शैली अपने कमरे में चली गई। विपिन ने भी शैली से बाय कहा और अपने घर चला गया। शैली ने कुछ तो अपने मन में प्लान बनाया है, जिसे वो कल कोर्ट में सबके सामने लाने वाली है। अगली सुबह अभिमान ऑफिस के लिए तैयार हो रहा है। अभिमान ऑफिस के लिए निकलने ही वाला है कि तभी उसे एक कॉल आया। दूसरी तरफ लॉयर था। लॉयर ने कहा, अभिमान साहब, आपको आज कोर्ट आना है, आपकी और शैली मैडम के डाइवोर्स के पेपर्स भी रेडी हो चुके हैं। अभिमान ने जवाब दिया, आप सारी तैयारियां कीजिए वकील साहब, मैं कुछ देर में वहां पहुंचता हूं। रास्ते में अभिमान को रोनिता ने फिर से कॉल किया और कहा, अभिमान, मैं ऑफिस आ चुकी हूँ, तुम कहाँ हो? अभिमान ने जवाब दिया, रोनिता, मुझे कोर्ट जाना है, मैं पहले कोर्ट जा रहा हूँ, बाद में सीधा ऑफिस में तुमसे मिलता हूँ। रोनिता आगे कुछ कहने ही वाली थी कि अभिमान ने कॉल काट दिया। अभिमान सीधा कोर्ट पहुंचा और कोर्ट पहुंचकर अभिमान ने सीधा लॉयर से मुलाकात की। तभी वहां शैली और विपिन भी आ जाते हैं। शैली ने विपिन का हाथ अपने हाथों में पकड़ा हुआ है। यह सब देखकर अभिमान को बहुत गुस्सा आ रहा है। रोनिता भी वहां आ जाती है और अभिमान के पास जाकर खड़ी हो जाती है। अभिमान के साथ रोनिता को देखकर शैली को भी गुस्सा आ गया। थोड़ी देर बाद वहां शैली की फैमिली और अभिमान के दादाजी भी आ गए। लॉयर ने दोनों को कुछ वक्त का टाइम दिया ताकि दोनों आपस में एक आखिरी बार समझौता कर ले। अभिमान और शैली को उनकी फैमिली वाले समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभिमान और शैली दोनों ही एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते। अभिमान, रोनिता और मिस्टर रुद्र सिंघानिया आपस में बात कर रहे हैं। दादाजी ने अभिमान से कहा, बेटा, मेरे और मेरे दोस्त रंजीत की यही ख्वाहिश थी कि तुम और शैली हमेशा साथ रहो, इसीलिए हमने तुम्हारी शादी कराई थी, लेकिन ये शादी इस तरह से और इतनी जल्दी ख़त्म होगी ऐसा नहीं सोचा था। रोनिता ने दादाजी से कहा, मिस्टर रुद्र सिंघानिया, आप अभिमान की शादी में आए थे? मिस्टर रुद्र सिंघानिया ने जवाब दिया, नहीं, एक्चुअली मैंने ही रंजीत से कहा था कि अभिमान को एक
अनाथ बताकर उसकी शादी शैली से कराई जाए, क्योंकि उस वक्त मैंने अभिमान को 3 साल बिना नाम और फेम के जीने को कहा था। एक साधारण इंसान कैसी ज़िंदगी जीता है, अभिमान को रियलाइज़ कराने के लिए मैंने ऐसा किया था। लेकिन इन दोनों की शादी हमारे इस खेल का पार्ट नहीं थी, बल्कि हमारी दिली ख्वाहिश थी। पर मुझे नहीं पता था कि यही हमारी सबसे बड़ी गलती साबित होगी। दादाजी की बातें सुनकर अभिमान ने कहा, दादाजी, आपको अब गिल्ट फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शायद ये सब कुछ ऐसे ही होना था, सो हो गया। तभी लॉयर ने अभिमान और शैली को बुलाया और अभिमान और शैली के डाइवोर्स के प्रोसेस को शुरू किया। जज ने शैली से डाइवोर्स लेने की वजह पूछी। शैली कुछ कहती उससे पहले ही अभिमान ने कहा, डाइवोर्स की वजह मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि डाइवोर्स मैं लेना चाहता हूँ। अभिमान अपनी बात कहता उससे पहले शैली भी बीच में बोल पड़ी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डाइवोर्स मुझे भी चाहिए, क्योंकि अब मैं इस मक्कार आदमी के साथ रहना नहीं चाहती। ये इंसान एक नंबर का झूठा है, जिसने मुझे धोखा भी दिया है। अभिमान ने शैली की बातें सुनी और कहा, रियली? मैंने तुम्हें धोखा दिया है या फिर तुमने मुझे धोखा दिया है? अभिमान आगे कुछ कहने ही वाला है कि एक बार फिर से शैली ने उसे टोका और बोली, धोखा तुमने मुझे दिया है, ना सिर्फ अपनी पहचान छुपाकर, बल्कि शादीशुदा होते हुए भी अपनी पीए यानी मिस रोनिता के साथ छुपकर अफेयर भी चलाया है, और मेरे पास इसके सबूत भी हैं। शैली ने रोनिता और अभिमान के साथ की गई तस्वीरें जज को दिखाई। ये वही तस्वीरें हैं जो शैली की कहने पर विपिन ने ली थी, कभी रेस्टोरेंट में तो कभी ऑफिस में। रोनिता और अभिमान का एक दूसरे के साथ गले मिलने से लेकर हाथ पर हाथ रखने तक और हंस हंस कर चाय कॉफी पीने तक सारी तस्वीरें जज के सामने पेश कर दी गई। तस्वीरें दिखाने के बाद शैली और विपिन एक दूसरे को देखकर स्माइल देने लगे, तो वहीं रोनिता और अभिमान हैरान रह गए। अभिमान ने कहा, जज साहब, ये सब झूठ है। मेरे और रोनिता के बीच कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है और मेरी पीए भी, इसके अलावा और कुछ नहीं। अभिमान आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही विपिन ने कहा, इन तस्वीरों में तुम्हारी और मिस रोनिता की दोस्ती का साफ पता चल रहा है। अभिमान, अब तो झूठ बोलना बंद करो। तस्वीरें देखकर और शैली की बातें सुनकर जज साहब ने अभिमान से पूछा, क्या शैली भल्ला सच कह रही हैं मिस्टर अभिमान? क्या आपने अपनी असली पहचान छुपाकर इनसे शादी की थी? अभिमान ने हाँ में सर हिलाया और अपनी सफाई में आगे कुछ कहना चाहा, लेकिन तभी जज साहब ने अपना फैसला सुना दिया। अभिमान और शैली की शादी में अब समझौते की कोई गुंजाइश नहीं बचती, इसीलिए ये कोर्ट मिसेस शैली को मिस्टर अभिमान से अलग होने की परमिशन देती है और साथ ही मिस्टर अभिमान को ये भी हुक्म देती है कि वो मिसेस शैली की डिमांड पर उन्हें सही एलुमनी दे। जज के सामने शैली बहुत मासूम और भोली भाली बन रही है। कोर्ट ने शैली से पूछा कि वो डाइवोर्स के बाद अभिमान से एलुमनी में क्या चाहती है, जिस पर शैली ने कहा, मैं अभिमान से उसकी प्रॉपर्टी का हाफ शेयर अपने नाम पर चाहती हूँ। ये सुनकर रोनिता, अभिमान और अभिमान के दादाजी हैरान रह गए। वहां मौजूद हर कोई शैली की इस डिमांड को सुनकर चौंक गया। क्या अभिमान शैली भल्ला की डिमांड पर अपनी प्रॉपर्टी का आधा शेयर दे देगा? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट बिलियनेयर। ये एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। रोजाना रोमांचकारी एपिसोड फ्री में सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सीरीज FM को अभी सब्सक्राइब और ज्वाइन करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सीक्रेट बिलियनेयर एपिसोड 28। शैली ने एलुमनी में अभिमान से उसकी प्रॉपर्टी का शेयर मांगकर सबको चौंका दिया। अभिमान भी हैरान रह गया। अभिमान के दादाजी ने शैली से कहा, शैली, ये कैसी डिमांड है? सिंघानिया ग्रुप में तुम्हें हाफ शेयर कैसे दिया जा सकता है? इस पर शैली की दादी माँ ने कहा, क्यों नहीं मिस्टर सिंघानिया, आपकी पोते ने मेरी पोती के साथ धोखा किया है, उसे फ्रॉड किया है, अब खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा ना। जज ने अभिमान से पूछा, मिस्टर सिंघानिया, आप जल्दी से डिसाइड कीजिए, आप मिस शैली भल्ला की डिमांड पूरी कर पाएंगे? अभिमान ने कहा, मुझे एक दिन का वक्त चाहिए जज साहब,
अभिमान ने कोर्ट से 1 दिन की मोहलत मांगी। जज साहब ने कहा, ठीक है, आप फिलहाल डाइवोर्स पेपर्स पर साइन कर दीजिए, लेकिन कल आपको सेटलमेंट के लिए फिर से आना ही पड़ेगा। अभिमान और शैली ने फाइनली डाइवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिए। शैली और अभिमान का डाइवोर्स भी हो गया। डाइवोर्स पेपर्स पर साइन करने के बाद अभिमान और शैली दोनों ही वहां से चले गए। अभिमान और रोनिता एक कार में बैठकर सीधा सिंघानिया ऑफिस के लिए निकल गए। वहीं विपिन और शैली भी एक कार में बैठकर वहां से चले गए। विपिन ने शैली को भल्ला मेंशन ड्रॉप कर दिया। विपिन ने शैली से कहा, शैली, क्या आज मेरे साथ डिनर करने चलोगी? शैली ने जवाब दिया, नहीं विपिन, आज मेरा मूड ठीक नहीं है, कल कोर्ट के बाद लंच पर चलते हैं। विपिन शैली की बात मान गया। उसने कहा, ठीक है। इतना कहकर विपिन वहां से चला गया। विपिन थोड़ी दूर पहुंचा ही था कि उसका फोन बजता है। हेलो, हाँ कौन? दूसरी तरफ से आवाज आई, विपिन, साउथ एक्सटेंशन में जो नया रेस्टोरेंट खुला है उसके बारे में सुना? विपिन ने हैरानी से कहा, क्या बकवास कर रहे हो? कौन सा रेस्टोरेंट? दूसरी तरफ से आवाज आई, नाम तो उसका अभी डिसाइडेड नहीं है, लेकिन ओपनिंग के लिए फ्यूजन कैफे लिखा गया है। विपिन ने आगे पूछा, किस जगह है ये नया कैफे? दूसरी तरफ से आवाज आई, अरे तेरे रेस्टोरेंट के ठीक सामने। ये सुनकर विपिन ने कार के ब्रेक लगाए और चौंकते हुए कहा, व्हाट? विपिन ने आगे कहा, लेकिन मेरे रेस्टोरेंट के ठीक सामने तो फैशनिस्ता स्टोर नहीं था। दूसरी तरफ से आवाज आई, भाई रातों रात उस जगह का नक्शा ही बदल गया, और सुना है बहुत शानदार रेस्टोरेंट है, कल रात उसकी ओपनिंग भी है। नाम अभी फ्यूजन कैफे टेम्पररी ही है, लेकिन कल ग्रैंड ओपनिंग है जिसमें इसका नाम भी रिवील किया जाएगा। इतना सुनकर विपिन ने फोन काट दिया और सोच में पड़ गया। उसने फौरन ही किसी को कॉल किया और कहा, सुनो रॉबिन, हमारे रेस्टोरेंट के सामने जो नया रेस्टोरेंट ओपन हुआ है उसकी एक एक डिटेल्स निकालो और मुझे जल्दी से जल्दी बताओ। विपिन ने अपने मैनेजर रॉबिन को कॉल किया और नए रेस्टोरेंट के बारे में डिटेल्स निकालने का ऑर्डर भी दिया। उसके बाद विपिन अपने घर चला गया। सिंघानिया ऑफिस में रोनिता और अभिमान एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। शैली की डिमांड के बारे में रोनिता ने अभिमान से कहा, क्या सोचा है अभिमान, अब क्या करोगे? अभिमान ने जवाब दिया, रोनिता, तुम्हें क्या लगता है ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? रोनिता ने जवाब दिया, अभिमान, आई थिंक शैली तुम्हारी वाइफ थी, तो वो जो डिमांड करेगी वो तुम्हें माननी ही होगी, लेकिन जिस तरह से एलिगेशंस लगाकर वो अपनी बात मनवा रही है वो कुछ ठीक नहीं। अभिमान ने जवाब दिया, रोनिता, शैली की जो भी डिमांड है मैं उसे पूरा जरूर करूंगा, डोंट वरी। अभिमान और रोनिता बात कर ही रहे हैं कि तभी वहां मिस रोजी आ गई और उसने कहा, अभिमान सर, वो दादाजी, आई मीन मिस्टर रुद्र सिंघानिया आपसे मिलने आए हैं। अभिमान ने मिस रोजी से कहा, हाँ तो तुम दादाजी को भेज दो, उन्हें वेट क्यों कराया और बताने के लिए चली आई। रोनिता ने अभिमान से कहा, मैं बाद में आती हूँ। रोनिता अभिमान के कैबिन से निकलने लगी, तभी दादाजी भी वहां आ गए। दादाजी ने रोनिता को कैबिन से बाहर निकलते हुए देखा। रोनिता ने दादाजी को देखकर कहा, हेलो, गुड मॉर्निंग मिस्टर सिंघानिया। दादाजी ने रोनिता को थोड़ा सा घूरा और फिर जवाब दिया, हेलो, गुड मॉर्निंग। दादाजी अभिमान के कैबिन के अंदर चले गए। दादाजी को अंदर आता देख अभिमान ने आगे बढ़कर उन्हें गले से लगाया और कहा, आइए ना दादाजी, वेलकम। दादाजी ने कहा, अभिमान बेटा, जो कुछ हुआ वो होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन अब हो चुका है तो उसको बदला भी नहीं जा सकता, लेकिन जिंदगी अकेले तो काटी नहीं जाती ना। मेरी पसंद तुम्हारे लिए सही साबित नहीं हुई तो क्या हुआ, लाइफ तो नहीं रुकती ना। एक काम करो, तुम अपनी पसंद की किसी भी लड़की से शादी करो और जिंदगी में आगे बढ़ो, उसके साथ जिंदगी गुजारो। दादाजी की बात सुनकर अभिमान ने कहा, नहीं दादाजी, ऐसी कोई बात नहीं है। दादाजी ने कहा, पर खुरदार, अगर तुम्हें रोनिता पसंद है तो तुम मुझे बता सकते हो, इसमें कोई गलत बात नहीं है।
अभिमान ने जवाब दिया, व्हाट दादाजी, मैं और रोनिता? नहीं 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 नहीं, आपको भी गलतफहमी हो रही है। एक मिनट, आपने वो कोर्ट वाली बात पर यकीन तो नहीं कर लिया? दादाजी, वो शैली है, वो कुछ भी कर सकती है मुझसे बदला लेने के लिए, और जो कुछ वो सोच रही है या फिर करने की कोशिश कर रही है वो सब झूठ है। मेरे और रोनिता के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, सो डोंट वरी, ओके? दादाजी ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन वो तस्वीरें भी तो कोर्ट में दिखाई थी ना शैली ने, उन सब का क्या? दादाजी आगे कुछ कहते उससे पहले ही अभिमान ने उन्हें बीच में ही रोकते हुए कहा, दादाजी, वो तस्वीरें उन लोगों ने गलत तरीके से दिखाई। हाँ, मैं अवॉइड नहीं कर रहा, वो तस्वीरें मेरी और रोनिता की ही है, लेकिन जिस तरह से उसे पेश किया गया वो गलत है। मेरे और रोनिता के बीच में कुछ भी नहीं है। अभिमान ने दादाजी को बहुत समझाया, जिसके बाद दादाजी ने उसकी बात पर यकीन कर लिया, लेकिन फिर भी उनके दिल में कई सवाल चल रहे हैं। दादाजी ने कहा, ठीक है बेटा, जो तुम्हें सही लगे। अच्छा चलो, अब मैं चलता हूँ। अभिमान ने दादाजी को रोकते हुए कहा, दादाजी थोड़ी देर और रुक जाइए ना, मैं आपके लिए कुछ मंगाता हूँ। लेकिन दादाजी ने अभिमान को रोका और कहा, अरे नहीं नहीं, मुझे एक्चुअली एक मीटिंग में जाना है, सोचा रास्ते में तुमसे मिलता हुआ चलूं। आज डिनर का प्लान कहीं और मत बनाना, साथ में करेंगे, ओके माय सन? अभिमान ने हंसकर कहा, श्योर दादाजी। दादाजी ऑफिस से चले गए। जब दादाजी अभिमान के कैबिन से बाहर आए तो लॉबी में उन्हें एक बार फिर से रोनिता मिली। दादाजी ने रोनिता की तरफ देखा और उसे घूरने लगे। रोनिता की नज़र भी उन पर पड़ी। दादाजी के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं है। रोनिता को समझ नहीं आ रहा कि मिस्टर सिंघानिया उसे क्यों घूर रहे हैं। रोनिता ने उन्हें हेलो किया, जिसके जवाब में उन्होंने भी अपनी गर्दन हिला दी और फिर वहां से निकल गए। डिनर पर दादाजी अभिमान का इंतजार कर रहे हैं। दादाजी ने अभिमान से प्रॉमिस लिया था कि वो उन्हीं के साथ लंच करेगा। अभिमान को आने में देर हो गई। दादाजी डाइनिंग टेबल पर बैठे अभिमान का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिर वो टेबल से उठकर खिड़की की तरफ चले गए। उन्होंने खिड़की से देखा कि उनके घर के सामने एक कार आकर रुकती है और उसमें से अभिमान बाहर निकलता है। अभिमान को बाहर आता देख दादाजी दरवाजे की तरफ चले गए। दादाजी ने अभिमान से पूछा, बहुत देर कर दी बेटा आने में? अभिमान ने जवाब दिया, एक्चुअली दादाजी वो नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, उसका फाइनल सबमिशन जल्दी ही होना है, तो बस उसी पर काम कर रहा था। दादाजी ने आगे पूछा, तो क्या पूरा स्टाफ रुका था? अभिमान ने जवाब दिया, अरे नहीं नहीं, सिर्फ मैं और रोनिता। क्यों, क्या हुआ? दादाजी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि एक हल्की सी स्माइल दी और बोले, नहीं बस ऐसे ही, क्योंकि अगर पूरा स्टाफ ओवर टाइम करेगा तो फिर उन्हें सैलरी भी एक्स्ट्रा देनी होगी, लेकिन सिर्फ रोनिता ही थी तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तुम्हारी कार का क्या हुआ? अभिमान ने कहा, अरे वो दादाजी, उसी की वजह से तो लेट हो गया, रास्ते में पंचर हो गया। वो तो शुक्र है रोनिता मुझे आते वक्त रास्ते में मिल गई, उसने मुझे यहाँ पर छोड़ा। ये सुनकर दादाजी फिर से हंसे और कहा, खाना खाएं? दादाजी और अभिमान साथ में डिनर करने लगे। अगली सुबह अभिमान कोर्ट के लिए निकल गया। शैली भी कोर्ट के लिए भल्ला मेंशन से निकल गई। उसे विपिन लेने के लिए आया हुआ है। दोनों लेविश BMW में बैठकर वहां से सीधा कोर्ट चले गए। अभिमान शैली से पहले ही कोर्ट पहुंच चुका है। थोड़ी देर बाद शैली की फैमिली और अभिमान के दादाजी भी वहां आ गए। रोनिता आज वहां नहीं आ पाई क्योंकि अभिमान ने उसे कहीं और भेजा हुआ है। शैली और अभिमान के सेटलमेंट पर बात करते हुए जज साहब ने अभिमान से पूछा, मिस्टर अभिमान सिंघानिया, क्या डिसाइड किया आपने? अभिमान ने जवाब दिया, जज साहब, मैं कोर्ट के फैसले को आखिर कैसे झुटला सकता हूँ? जो भी आपका ऑर्डर है और शैली की डिमांड है, मैं उसे पूरी करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर शैली, विपिन और भल्ला फैमिली के चेहरे पर मुस्कान आ गई। शैली हंसते हुए अभिमान की तरफ एटीट्यूड से देखने लगी, मानो जैसे सारी जंग ही जीत ली हो। जज साहब ने कहा, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सिंघानिया ग्रुप का अपना आधा हिस्सा अपनी एक्स वाइफ के नाम करने के लिए तैयार हैं।
अभिमान ने जज साहब से कहा, 1 मिनट जज साहब, शैली मेरी एक्स वाइफ है और मेरी प्रॉपर्टी में उसका भी उतना ही शेयर होना चाहिए जितना कि मेरा है, लेकिन सिंघानिया ग्रुप में तो मेरा कोई शेयर नहीं है। इतना कहकर अभिमान ने किसी को कॉल किया और कोर्ट के अंदर बुलाया। वह मिस रोजी है जिनके हाथ में कुछ पेपर्स हैं। अभिमान ने उन पेपर्स को जज साहब को दिखाते हुए कहा, यह सिंघानिया ग्रुप की शेयर होल्डर की लिस्ट है जिसमें मेरा नाम दूर दूर तक शामिल नहीं है। मैं सिंघानिया ग्रुप का वारिस जरूर हूँ, लेकिन मेरे नाम प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं है। सिंघानिया ग्रुप का एक एक हिस्सा मेरे दादाजी के नाम पर है। मेरे पास मेरी डिलीवरी से कमाए गए महज 2 लाख रुपए हैं और मैं उन्हीं में से आधा शेयर शैली को देने के लिए तैयार हूँ। जज साहब ने मिस्टर रुद्र सिंघानिया से पूछा, मिस्टर रुद्र सिंघानिया, क्या आपका पोता सही कह रहा है? क्या सिंघानिया ग्रुप में उसका कोई शेयर नहीं? मिस्टर रुद्र सिंघानिया ने जवाब दिया, जी जज साहब, ये ठीक कह रहा है। सिंघानिया ग्रुप में अभिमान का कोई शेयर नहीं है और ना ही उसके अकाउंट में कोई ज़्यादा बड़ी रकम है। अपने इस दांव से अभिमान ने शैली और उसकी फैमिली के छक्के ही छुड़ा दिए। अब शैली आगे क्या करेगी? क्या वो अभिमान की प्रॉपर्टी से आधा हिस्सा ले पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट बिलियनेयर। ये एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। रोजाना रोमांचकारी एपिसोड सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सीरीज FM को आज ही सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सीक्रेट बिलियनेयर एपिसोड 29। अभिमान ने शैली और उसकी फैमिली के सामने साफ साफ बता दिया कि उसके पास सिंघानिया ग्रुप के कोई भी शेयर्स नहीं है। शैली जो ये सोच रही थी कि अभिमान से डाइवोर्स के बाद वो सिंघानिया ग्रुप के आधे शेयर की मालकिन बन जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अभिमान ने जब अपनी सेविंग 2 लाख रुपए लेकर जज साहब के सामने रखी तो उन्होंने शैली से कहा, मिस भल्ला, अब क्योंकि अभिमान सिंघानिया ग्रुप में कोई शेयर नहीं रखता तो इस लिहाज से मिस्टर अभिमान की इस सेविंग का 50% यानी 1 लाख रुपए ही आपको एलुमनी में दिए जा सकते हैं। ये रही पेपर्स और इन पर साइन कर दीजिए। शैली ना चाहते हुए भी अपना मन मारकर मुंह बनाकर उन पेपर्स पर साइन कर देती है। अभिमान के चेहरे पर एक बड़ी स्माइल है, मानो शैली को हराने का जश्न मना रहा हो। शैली को 1 लाख रुपए कैश दे दिए गए और वो वहां से चली गई। जब शैली कोर्ट से बाहर निकली तो उसने गुस्से में पैसों का बैग जमीन पर पटक दिया। ये देखकर माही आगे बढ़ी और चिढ़कर बोली, तुमसे ज्यादा बेवकूफ लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तुम्हें पहले ही अभिमान से एवरी मंथ एलुमनी मांगनी चाहिए थी, ना कि उसकी प्रॉपर्टी का शेयर। अब देख लिया ना उसने कैसे बेवकूफ बनाया तुम्हारा। माही ने पैसों का वो बैग उठाया और उसे शैली की गाड़ी में रख दिया और वहां से चली गई। शैली इस वक्त बहुत गुस्से में है। विपिन ने उसका हाथ पकड़ा और गाड़ी में ले जाकर बैठा दिया। कोर्ट के अंदर अभिमान और उसके दादाजी लॉयर से बात कर रहे हैं। दादाजी ने अभिमान से कहा, बेटा ये सब करने की क्या जरूरत थी? अभिमान ने कहा, नहीं दादाजी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। शैली या मैं इस प्रॉपर्टी पर हम में से किसी का कोई हक नहीं है। डैड ने इस कंपनी को यहां तक पहुंचाया है और आप इस कंपनी के असली हकदार हैं। आपके डैड के खून पसीने की कमाई है इस कंपनी में, मैं किसी और को भला कैसे दे सकता हूँ? दादाजी ने आगे कहा, हाँ बेटा, मगर आज नहीं तो कल ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। अभिमान ने कहा, दादाजी, शैली का इन सब पर कोई अधिकार नहीं है। खैर अब इन सब बातों का कोई वक्त नहीं, चलिए चलते हैं। अभिमान अपने दादाजी के साथ कोर्ट से बाहर निकला और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। अभिमान ने दादाजी को सिंघानिया मेंशन ले जाकर छोड़ दिया और वहां से सीधा अपनी ऑफिस चला गया। ऑफिस पहुंचकर अभिमान रोनिता से मिला और उससे कहा, रोनिता, आज शाम तुम क्या कर रही हो? रोनिता ने जवाब दिया, अरे मैं तो फ्री हूँ, तुम अपना बताओ। अभिमान ने हंसते हुए कहा, हाँ मैं भी फ्री हूँ,
बहुत दिन हुए मैंने कहीं बाहर खाना नहीं खाया, आज कहीं चले इफ यू डोंट माइंड। रोनिता के मन में तो लड्डू फूटने लगे। उसने हंसते हुए कहा, ऑफ कोर्स। अभिमान ने आगे कहा, ओके देन, शार्प 8 PM रेडी रहना। रोनिता ने जवाब दिया, 7 बजे ही रेडी हो जाऊंगी और तुम्हारा इंतजार करूंगी। रोनिता को ओवर एक्साइटेड देखकर अभिमान को बहुत अजीब सा लगा। अभिमान बस इतना कहकर वहां से चला गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में एंडी अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठा हुआ है। एंडी के एक दोस्त ने कहा, डूड, तुमने वो नए कैफे के बारे में सुना क्या? एंडी ने पूछा, किस कैफे की बातें कर रहे हो? एंडी के दोस्त ने जवाब दिया, अरे वही साउथ एक्सटेंशन में ब्लॉक 2 में न्यू फ्रेश एंड सुपर फंकी रेस्टोरेंट ओपन हुआ है और उसकी आज ओपनिंग सेरेमनी भी है। और तुम्हें पता है कैफे की ओपनिंग में कौन आ रही है? एंडी ने एक्साइटमेंट में पूछा, कौन आ रही है, बताना यार। एंडी के दोस्त ने जवाब दिया, अरे शमिता सिन्हा, द हॉट एंड सिजलिंग एंड द मेलोडियस वॉइस, मिस शमिता। एंडी ने उछलते हुए कहा, व्हाट, शमिता सिन्हा आ रही है? यार, आई जस्ट लव हर वॉइस, शी इज माई फेवरेट सिंगर यू नो। एंडी के दोस्त ने कहा, ठीक है फिर शाम को 7 बजे रेडी रहना, सब मिलकर जाएंगे, ओके। एंडी ने सिगरेट का एक कश मारा और कहा, डील डन ब्रो। अच्छा, मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है, तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं शाम को मिलता हूँ। इतना कहकर एंडी वहां से चला गया। शाम के 6 बज रहे हैं। शैली अपने कमरे में रेडी हो रही है। उसका फोन बजता है। फोन पर विपिन का नाम फ्लैश हो रहा है। शैली ने फोन उठाया और कहा, हेलो, यस विपिन। विपिन ने कहा, शैली आर यू रेडी, मैं आ जाऊं पिक करने? शैली ने जवाब दिया, यस विपिन, पिछले 2 घंटे से तुम मुझे 100 से भी ज्यादा बार कॉल कर चुके हो और यही पूछ चुके हो, और मैं बार बार कह रही हूँ कि मैं खुद आ जाऊंगी, मुझे पिक करने मत आओ। खैर वैसे मेरा मन तो नहीं था आने का, लेकिन तुमने फोर्स किया इसलिए आना पड़ रहा है। विपिन ने शैली की बात सुनी और कहा, लेकिन मैं तो आ चुका हूँ, तुम्हारे घर के नीचे हूँ, कम फास्ट, वी आर गेटिंग लेट। शैली ने कहा, ओ डूड, ओके ओके, कमिंग। शैली रेडी होकर अपने कमरे से बाहर निकली ही थी कि उसकी नजर एंडी पर पड़ी। एंडी बन ठन कर तैयार होकर कहीं जाने के लिए निकला है। एंडी को रोककर शैली ने उससे पूछा, कहीं जा रहे हो? एंडी ने जवाब दिया, ये सवाल तो मैं अभी तुमसे कर सकता हूँ। शैली ने जवाब दिया, मैं तो विपिन के साथ डिनर के लिए जा रही हूँ, अब तुम बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? एंडी ने कहा, तुम्हें अपने डाइवोर्स से फुर्सत मिली तो तुम हम पर ध्यान दो। शैली ने चिढ़ते हुए पूछा, व्हाट डू यू मीन, ताना मार रहे हो तुम? एंडी ने जवाब दिया, कुछ नहीं, तुम्हारे मतलब की बात नहीं, यू जस्ट एंजॉय विद विपिन। इतना कहकर एंडी वहां से चला गया। शैली को एंडी की बातों ने गुस्सा दिला दिया। उसका अच्छा खासा मूड जो अभी अभी ठीक हुआ था फिर से खराब हो गया। विपिन अपनी कार में बैठा हुआ शैली के घर के सामने वेट कर रहा है। विपिन ने एंडी को अपने दोस्तों के साथ कार से जाते हुए देखा। थोड़ी देर बाद शैली भी आ गई। शैली को विपिन ने एक बुके देकर वेलकम किया, लेकिन शैली का मूड खराब हो चुका है। शैली ने विपिन से वो बुके ले तो लिया, लेकिन जिस एक्साइटमेंट की उम्मीद विपिन ने की थी, शैली ने वो नहीं दिखाई और बुके लेकर पीछे वाली सीट पर रख दिया। विपिन ने शैली का मूड परख लिया और बिना कुछ बोले ही गाड़ी स्टार्ट करके वहां से चले गए। साउथ एक्सटेंशन में नए रेस्टोरेंट के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई है और रेस्टोरेंट के बाहर शमिता सिन्हा का एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है जिस पर लिखा है, रेस्टोरेंट ओपनिंग स्टार ऑफ टुनाइट। शमिता सिन्हा शैली की भी फेवरेट सिंगर है। शमिता सिन्हा का पोस्टर देखकर शैली के चेहरे पर थोड़ी स्माइल आ गई। ये देखकर विपिन को भी राहत की सांस आई। दोनों ने वीआईपी गेट से एंट्री की। ओपनिंग के दिन महज कुछ खास गेस्ट के लिए ही बुकिंग ओपन थी।
और विपिन ने भी पहले ही बुकिंग करा ली थी। इस रेस्टोरेंट में आने का विपिन का एक और मकसद था, और वो ये जानना कि आखिर उसके रेस्टोरेंट के ठीक सामने नया रेस्टोरेंट किसने खोला है। शैली एक्साइटमेंट में ये भूल ही गई कि विपिन का रेस्टोरेंट भी वहीं उस नए रेस्टोरेंट के सामने ही था। शैली और विपिन सेकंड फ्लोर पर जाकर अपने रिजर्व्ड सीट पर बैठ गए। शमिता सिन्हा के लिए जो स्टेज तैयार किया गया था वो शैली और विपिन की टेबल से साफ नजर आ रहा है। शैली ने विपिन से पूछा, बाय द वे, ये नया रेस्टोरेंट किसका है? विपिन ने कहा, मैं भी यही पता करने आया हूँ। शैली ने पूछा, क्या मतलब? तुम तो रेस्टोरेंट के बिजनेस में हो, तुम्हें अभी तक ये नहीं पता कि ये नया रेस्टोरेंट किसने खोला है? विपिन कुछ कहता उससे पहले शैली को कुछ याद आया और उसने कहा, ओह शिट, विपिन, तुम्हारा रेस्टोरेंट भी तो यहीं कहीं है ना? डोंट यू थिंक इससे तुम्हारे बिजनेस पर बहुत असर पड़ेगा? विपिन ने हंसते हुए कहा, डोंट वरी, एक बार पता तो चले ये किसका रेस्टोरेंट है, उसके बाद देखना तुम मेरा कमाल। इतना कहकर विपिन हंसने लगा और शैली भी उसके साथ मुस्कुराने लगी। थोड़ी देर बाद स्टेज पर आज के शो की एंकर आई और उसने माइक में अनाउंसमेंट की और कहा, टू ऑल द लवली गेस्ट ऑफ टुनाइट सेरेमनी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। साउथ दिल्ली के पार्टी लवर्स के लिए ये नया चमचमाता हुआ रेस्टोरेंट एक तोहफा है। आज की हमारी शाम को और भी यादगार बनाने के लिए हमारे बीच पहुंच चुकी हैं मिस शमिता सिन्हा। प्लीज वेलकम हर। लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट ने पूरे रेस्टोरेंट को भर दिया। सिंगर शमिता सिन्हा स्टेज पर आई, जिन्हें देखकर शैली, विपिन और बाकी सभी लोग एक्साइटेड हो गए। शैली भी शमिता सिन्हा के लिए तालियां बजा रही है। तभी उसे पीछे से कुछ लड़कों के होर्डिंग करने का शोर सुनाई दिया। जब उसने मुड़कर देखा तो पता चला कॉलेज स्टूडेंट्स का लड़कों का एक ग्रुप उनसे 2 टेबल छोड़कर बैठा हुआ है। एंडी भी उन्हीं में शामिल है। शैली की नजर एंडी पर पड़ी और उसे कुछ देर पहले का वाकया याद आ गया। एंडी शमिता को देखकर होट किए जा रहा है कि तभी उसकी नजर उसे घूरती हुई शैली पर जा पड़ी। शैली और एंडी ने कुछ देर तक एक दूसरे को घूरा और फिर तालियां बजाने लगे। शमिता ने अपनी परफॉर्मेंस से पहले रेस्टोरेंट के मालिक को शुक्रिया किया। विपिन और शैली बेसब्री से रेस्टोरेंट के मालिक के बारे में जानने के लिए बेचैन है। शमिता ने रेस्टोरेंट के मालिक को स्टेज पर बुलाया और कहा, आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस्टर अभिमान सिंघानिया फॉर इन्वाइटिंग मी हियर। मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ आए और आप सबको इस नए रेस्टोरेंट के बारे में बताएं। रेस्टोरेंट का मालिक अभिमान है? अभिमान का नाम सुनने के बाद शैली ने हैरानी से कहा। विपिन भी अभिमान के बारे में जानकर हैरान ही रह गया। कल तक जिस अभिमान ने कहा था कि उसके पास सिंघानिया ग्रुप का कोई शेयर नहीं है, आज वह अचानक से एक रेस्टोरेंट का मालिक कैसे हो गया? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट बिलियनेयर। ये एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। रोजाना रोमांचकारी एपिसोड फ्री में सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सीरीज FM को अभी सब्सक्राइब और ज्वाइन करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सीक्रेट बिलियनेयर एपिसोड 30। साउथ एक्सटेंशन में नए रेस्टोरेंट को लेकर बहुत बातें हो रही हैं। उस रेस्टोरेंट की मालिक के बारे में जानने के लिए विपिन और शैली भी वहां आए हुए हैं। एंडी भी वहां मौजूद है। लेकिन जैसे ही सबको ये मालूम हुआ कि उस रेस्टोरेंट का मालिक अभिमान है तो सबकी एक्साइटमेंट खत्म हो गई और सबके चेहरे उतर गए। अभिमान का नाम सुनकर एंडी को ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसे इस बात पर यकीन है कि शैली को प्रॉपर्टी में अपना शेयर ना देने की वजह से ही अभिमान ने कोर्ट में जो कुछ कहा सब झूठ था। शमिता सिन्हा की परफॉर्मेंस शुरू होती है, लेकिन शैली गुस्से में वहां से उठकर चली जाती है। शैली को जाता हुआ देख विपिन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। शैली रेस्टोरेंट के गेट की तरफ जा ही रही है कि तभी उसकी मुलाकात रास्ते में रोनिता से होती है। रोनिता को भी वहां देखकर शैली का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। शैली को रोककर रोनिता उससे कहती है, ओह हाय मिस भल्ला, हाउ आर यू?
इतनी जल्दी में कहाँ चली जा रही हैं? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। वेल, मैंने सुना है तुम्हारा डाइवोर्स हो गया है। अरे अरे, बहुत दुख हुआ जानकर। रोनिता शैली को ताने मार रही है कि तभी पीछे से विपिन भी आ जाता है। विपिन को देखकर रोनिता ने कहा, मिस्टर रायज़ादा, आप अपना रेस्टोरेंट छोड़कर हमारे रेस्टोरेंट में क्या कर रहे हैं? अभिमान के रेस्टोरेंट को रोनिता का हमारा कहना शैली को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने चिढ़ते हुए कहा, तुम शायद भूल रही हो कि तुम सिंघानिया ग्रुप में सिर्फ एक मामूली सी पीए हो और कुछ नहीं। शैली की बातों का जवाब देते हुए रोनिता ने कहा, और आप शायद भूल रही हैं कि सिंघानिया ग्रुप से तुम्हारा तो कोई रिश्ता नहीं रहा। शैली को रोनिता की बातें तीर की तरह चुभ रही हैं। तभी वहां अभिमान आ जाता है। अभिमान को देखकर शैली ने कहा, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। अभिमान ने पूछा, डाइवोर्स को एक भी दिन नहीं हुआ और तुम अपने लवर के साथ पार्टी करने के लिए दूसरे रेस्टोरेंट में आ गई। उफ, डियर एक्स वाइफी, धोखेबाज मैं हूं या तुम? अभिमान की बातें सुनकर विपिन को भी गुस्सा आ गया और उसने कहा, तुम जानते हो ना कि मेरा रेस्टोरेंट इस जगह पिछले 15 सालों से है। अभिमान ने जवाब दिया, पुरानी चीजों की लोग कदर कहाँ करते हैं, ये तुम तो बेहतर तरीके से जानते ही होगे। अभिमान की बातें सुनकर विपिन को बहुत गुस्सा आया। शैली ने आगे बढ़कर कहा, मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करूंगी। क्या कहा था तुमने कल कि तुम्हारा सिंघानिया ग्रुप में कोई शेयर नहीं? फिर रेस्टोरेंट क्या आसमान से उतर कर आ गया? शैली की बातें सुनकर अभिमान हंसने लगा और कहा, एक्स वाइफी, कितनी भोली हो तुम। तुम्हें सच में लगता है कि सिंघानिया ग्रुप का एक लौता वारिस होने के बावजूद मुझे कोई शेयर नहीं मिलेगा? इस पर शैली ने कहा, तुमने सिर्फ मुझे ही नहीं, कोर्ट को भी भटकाने की कोशिश की है। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर शैली वहां से जाने लगी, लेकिन तभी अभिमान ने उसे रोकते हुए कहा, जाने से पहले जरा पीछे मुड़कर अपनी राइट साइड एक नजर मार लेना। कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में अपना ही नुकसान कर लो, फिर बाद में मुझे ही ब्लेम करोगी कि मैंने बताया नहीं। अभिमान की बात सुनकर शैली रुक गई और उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो हैरान रह गई। शैली ने रेस्टोरेंट का नाम पढ़ा, जिसे पढ़कर उसे बहुत जोर का झटका लगा, क्योंकि रेस्टोरेंट का नाम है रोनितास कैफे। रोनिता के नाम पर कैफे देखकर शैली को गुस्सा आ गया। विपिन शैली को काम डाउन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शैली का गुस्सा उस पर भी फूट पड़ा। गुस्से में लाल शैली ने अभिमान की तरफ देखा और कहा, तुमसे यही उम्मीद थी मुझे, लूजर। शैली की बातों का जवाब देते हुए अभिमान ने कहा, इसमें मेरा हाथ नहीं है एक्स वाइफी। ये रेस्टोरेंट तो दादाजी का प्रोजेक्ट है और इसमें पैसे भी उन्हीं के लगे हैं। हाँ, बस कैफे का नाम मैंने सजेस्ट किया है। अच्छा है ना? अभिमान की बात सुनकर रोनिता हंसने लगी। अभिमान ने आगे कहा, वैसे तुम चाहो तो इस रेस्टोरेंट के सहारे कोर्ट में अपील कर सकती हो, लेकिन दुर्भाग्य से इस रेस्टोरेंट के पेपर्स मेरे नहीं, दादाजी के नाम पर हैं। रेस्टोरेंट का नाम भी तुम पढ़ चुकी हो। रही बात मेरी, तो हाँ, मैं हूँ इस रेस्टोरेंट का बॉस, बट तुम ये साबित नहीं कर पाओगी। शैली को इस बात पर गुस्सा आ रहा है कि कैसे अभिमान ने एलुमनी देने के वक्त अपने हाथ झाड़ दिए थे और खुद का सिंघानिया ग्रुप की प्रॉपर्टी से अलग कर दिया था। लेकिन इससे भी ज्यादा गुस्सा उसे इस बात का है कि उस रोनिता को अभिमान इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है कि उसके नाम का रेस्टोरेंट ही ओपन कर दिया। शैली गुस्से में बड़बड़ाती हुई वहां से चली गई। विपिन भी उसके पीछे पीछे वहां से चला गया। विपिन ने कार स्टार्ट की और शैली को लेकर चला गया। अभिमान और रोनिता रेस्टोरेंट के बाहर खड़े उन्हें जाता देख रहे हैं। रेस्टोरेंट के अंदर एंडी अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है। तभी उसकी नजर उसके सामने बैठी एक लड़की पर गई। उस लड़की के साथ एक लड़का भी बैठा हुआ है। एंडी को उस लड़की की सिर्फ पीठ नजर आ रही है, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लग रहा है कि मानो उस लड़की को वो पहले से जानता है। एंडी के दोस्त ने उससे कहा, वैसे ये अभिमान वही है ना
जो तुम्हारी कजिन शैली का हस्बैंड था? मैंने सुना दोनों का डाइवोर्स हो गया। एंडी की नजरें तो सामने बैठी लड़की पर टिकी हुई हैं। उसने फिर भी अपने दोस्त के सवाल का जवाब देते हुए कहा, हाँ, अब दोनों अलग हो गए हैं। उसके दोस्त ने फिर से कहा, फिर भी तू यहाँ आ गया, तेरी कजिन को बुरा नहीं लगेगा? एंडी ने जवाब दिया, मैंने कहा ना, मेरे पास भी इनविटेशन है, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। थोड़ी देर बाद उस टेबल पर अभिमान आ गया। अभिमान को देखकर एंडी खड़ा हो गया। अभिमान ने एंडी से कहा, आई एम सॉरी गाइस, लेकिन आज सिर्फ वही खास मेहमान सेरेमनी में आए हैं जिन्हें इनवाइट किया गया है, और जहाँ तक मुझे याद है भल्ला फैमिली से मैंने तो किसी को इनवाइट नहीं किया, तो फिर तुम यहाँ? अभिमान ने एंडी के दोस्तों के सामने उसके झूठ का पर्दाफाश कर दिया। एंडी ने अभिमान को 3 सालों तक बहुत परेशान किया है। अभिमान की ऐसी फितरत नहीं है, लेकिन जब जब वो एंडी का चेहरा देखता है तो उसके पुराने दिन उसे याद आ जाते हैं, जब एंडी उसके साथ बदतमीजी किया करता था। एंडी के दोस्त ने कहा, एंडी, तूने हमसे झूठ कहा था कि तुझे वीआईपी पास मिला है आज के इनविटेशन का। एंडी की दोस्त की बातें सुनकर अभिमान ने कहा, व्हाट, रियली एंडी? लेकिन हमने तो ऐसे कोई पास नहीं बनवाए, हमने सिर्फ पर्सनल इनविटेशन दिया था। अभिमान की बातों का एंडी के पास कोई जवाब नहीं है। अभिमान ने एंडी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अगर तुम इस सेरेमनी को एंजॉय करना ही चाहते हो तो तुम्हें वहाँ उस तरफ कॉमन लोगों के बीच बैठना होगा, और उसमें बैठने के लिए बुकिंग करनी होगी। ये हमारा ऐप है, तुम हमारे ताल्लुकात वाले रहे हो तो चलो तुम्हें डिस्काउंट दे देते हैं। बुक करने की जरूरत नहीं है, खाली काउंटर पर जाकर मिनिमल 2000 रुपीज का एंट्री चार्ज से ही दो, बाकी एंजॉय द पार्टी, हैव फन। एंडी के सारे दोस्त वीआईपी लॉन्ज में ही बैठकर पार्टी एंजॉय करेंगे, जबकि एंडी को कॉमन एरिया में जाने के लिए अभिमान ने कह दिया। अपने दोस्तों के सामने एंडी ने बहुत बेइज्जती सहन कर ली, जिसके बाद वो अब वहां रुक नहीं सका और वहां से चला गया। शैली और विपिन का डिनर का सारा प्लान और मूड दोनों खराब हो गया। विपिन शैली को कार में बैठाकर अपने साथ दूसरी जगह ले गया। विपिन ने शैली का मूड ठीक करने की कोशिश की, लेकिन शैली का मूड अब भी बहुत खराब है। विपिन ने कार को एक कैफे के बाहर रोका और शैली को उतरने के लिए कहा, लेकिन शैली ने कहा, विपिन, क्या आज हम प्लान कैंसिल नहीं कर सकते? मेरा मूड ठीक नहीं है। शैली की बात सुनकर विपिन ने कहा, तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए ही तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ, प्लीज शैली। विपिन शैली को किसी तरह मनाकर कैफे के अंदर ले आया। विपिन ने पूरा कैफे बुक कर लिया है। कैफे में उन दोनों के अलावा सिर्फ कैफे का स्टाफ मौजूद है। विपिन शैली को कैफे की छत पर ले गया, जहां उनके कुछ खास इंतजाम हैं। जैसे ही शैली कैफे की छत पर पहुंची तो वो हैरान रह गई, क्योंकि कैफे की छत को अलग अलग लाइटिंग और लैंप से डेकोरेट किया हुआ है। वहीं गुलाब के फूल की पंखुड़ियां भी टेबल पर सजाई हुई है। इतना अच्छा इंतजाम देखकर शैली का मूड थोड़ा सा ठीक हुआ, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि विपिन ने इतना सब कुछ कैसे और कब प्लान किया और क्यों प्लान किया। विपिन को थैंक्स बोलने के लिए जैसे ही शैली पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि विपिन अपने घुटनों पर बैठा अपने हाथों में एक हार्ट शेप का छोटा पिल्लो और दूसरे हाथ में एक रिंग लिए बैठा है। विपिन ने कहा, आई लव यू शैली, विल यू मैरी मी? विपिन को लगा था कि ये सब देखकर शैली खुशी से झूमने लगेगी, लेकिन शैली जो अभिमान की बातों की वजह से पहले ही गुस्से में थी, उसे ये सब देखकर और गुस्सा आ गया और उसने विपिन को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। कैफे का पूरा स्टाफ चौंक गया और वहां से चला गया। शैली से थप्पड़ विपिन ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्या होगा आगे? आखिर शैली ने विपिन को थप्पड़ क्यों मारा, जबकि शैली भी तो उससे शादी करना चाहती है? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट बिलियनेयर। ये एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। रोजाना रोमांचकारी एपिसोड फ्री में सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सीरीज FM को अभी सब्सक्राइब और ज्वाइन करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।